राघव ने अपना ध्यान वापस अखाड़े की ओर मानसड़ा और चुपचाप बैठा रहा। रीना ने घबराहट में पूछा, राघव, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बहन जीत पाएगी? बिल्कुल, राघव ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसने कुछ बात मन ही मन छुपा ली। अगर कणिका को कोई चोट आई तो आज के बाद हुआनान में मौर्य परिवार नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। धड़ाम! तेज धमाके के साथ दोनों, कणिका और मनीष मौर्य, पीछे हटे। कणिका अपनी तलवार के साथ आकाश के नीचे खड़ी थी। उसका खूबसूरत चेहरा बर्फ सा ठंडा और अभेद्य था। वहीं दूसरी तरफ मनीष मौर्य की सफेद पोशाक फटी हुई थी और उसका तलवार पकड़ने वाला हाथ हल्का सा कांप रहा था। किसमें ज्यादा ताकत है, यह साफ दिखाई दे रहा था। मनीष मौर्य का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में निराशा और अविश्वास की चमक थी। क्या वो वाकई कणिका का सामना नहीं कर पा रहा? मैं हार नहीं सकता। अगर मैं हार गया तो मौर्य परिवार एक मजाक बनकर रह जाएगा। अपने पिता रितेश मौर्य, चाचा नितेश मौर्य और दादा अनिल मौर्य की निगाहें खुद पर महसूस करते हुए मनीष मौर्य के दिल में चीख उठी, क्रूर रक्त गोली! मनीष मौर्य ने अपनी जगह घूमते हुए एक भीषण तूफान खड़ा कर दिया। उसी वक्त उसने एक खून जैसी लाल गोली निगल ली। जैसे ही गोली गले के नीचे उतरी, उसकी ऊर्जा में भयंकर उबाल आ गया। पल भर में ही मनीष मौर्य की ताकत राजकुमारों की अंतिम सीमा से भी ऊपर चली गई। कणिका का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने घृणा से कहा, नीच! मनीषर ने क्रूर रक्त गोली ले ली। रितेश मौर्य और नितेश मौर्य एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। क्या इसका मतलब है कि मनीष भी कणिका का मुकाबला नहीं कर पा रहा? अब तो गोली खाने पर भी उतर आया। घर की इज्जत बचाने के लिए अगर गोली लेनी पड़ी तो कोई बात नहीं, रितेश मौर्य ने मन में सोचा। ये लड़ाई हर हाल में जीतनी ही है। धड़ाम! मैदान में फिर से भयंकर टक्कर शुरू हुई, लेकिन अब जो पहले तक हावी थी, कणिका धीरे धीरे पीछे हटने लगी और खतरे में पड़ गई। दीदी, तुम कर सकती हो। रीना का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो चीख चीख कर हौसला दे रही थी। मौत मांग रहा है। राघव, जो शांत बैठा था, सब कुछ साफ देख पा रहा था। मनीष मौर्य ने क्रूर रक्त गोली खा ली है। उसकी आंखों में हल्की सी हत्या की भावना चमक उठी। अगर तुम नीचता पर उतर आओ तो फिर मुझसे इंसानियत की उम्मीद मत रखना। एक विचार के साथ ही राघव की आत्मा की शक्ति मनीष मौर्य की चेतना में घुस गई और उसकी आत्मा को कुचल कर रख दिया। धड़ाम! जैसे कोई भूकंप आया हो। मनीष मौर्य की चेतना पूरी तरह हिल गई। उसकी आत्मा दर्द से तड़पने लगी। आह! जो मनीष मौर्य अभी अभी तक जीत की ओर बढ़ रहा था, अचानक चीखते हुए पीछे जा गिरा। उसकी आंख, नाक, कान और मुंह से खून बहने लगा। वो जमीन पर लौटने लगा, सिर पकड़कर किसी जंगली जानवर की तरह चिल्ला रहा था। हाँ! सभी दर्शक हैरान रह गए। ये क्या हुआ? मनीष मौर्य परिवार के लोग जो अभी तक खुश थे, सबके चेहरे पल में ही बदल गए। रितेश मौर्य दौड़ते हुए मनीष के पास गया, चेहरा चिंता से भर गया। मनीष मौर्य की तड़प जारी थी। उसके सातों छेदों से लगातार खून बह रहा था। तुमने क्या घटिया चाल चली? नितेश मौर्य गुस्से में कणिका पर चिल्लाया। उस वक्त कणिका भी थोड़ी हैरान थी। वो तो हार के कगार पर थी। तभी अचानक मनीष मौर्य ऐसा कांपते हुए पीछे गिरा। उसे खुद नहीं पता चला कि हुआ क्या। घटिया चाल! तभी राघव खड़ा हुआ और ठंडी आवाज में बोला। मनीष मौर्य पहले हार चुका था, तभी उसकी ऊर्जा अचानक बढ़ गई। साफ है उसने कोई गोली खाई थी। अब उसके उस जहरीले असर से वो तड़प रहा है। और तुम लोग उल्टा कणिका पर इल्जाम लगा रहे हो। यही है तुम्हारा प्रतिष्ठित मौर्य परिवार? राघव ने हंसते हुए ताना मारा। तुम बकवास कर रहे हो! नितेश मौर्य गुस्से में दहाड़ा। लेकिन अब चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई थी। सच में मनीष की ताकत अचानक बहुत बढ़ गई थी। मुझे तो लगा जैसे उसे कोई जागृति मिल गई हो, पर लगता है गोली खाई थी। बहुत ही घटिया निकला ये मौर्य परिवार। लगातार मुकाबले कराए, ऊपर से गोली तक खिला दी। नीच, घटिया, थू! कुछ बुजुर्गों ने तो बिना हिचक खुलेआम गालियां दे डाली। अब मौर्य परिवार की हालत शर्मनाक हो गई थी। सब लोग इस लड़के की बकवास पर ध्यान मत दो। मनीष मौर्य की ताकत कौन नहीं जानता? वो भला कोई गोली क्यों खाएगा?
नितेश मौर्य ने माहौल संभालने की नाकाम कोशिश की। भाई विदुर, कृपया मेरे पोते की जांच कर लीजिए। अनिल मौर्य ने बगल में बैठे बुजुर्ग विदुरदेव से हाथ जोड़कर विनती की। विदुरदेव बिना कुछ बोले उड़कर मनीष मौर्य के पास पहुंचे। उन्होंने मनीष की हालत देखी और बोले, उन्हें कसकर पकड़िए, मैं जांच करता हूं। शुक्रिया बुजुर्ग विदुर, रितेश मौर्य ने घबराते हुए कहा। विदुरदेव ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इन दोनों को पकड़ लो, नितेश मौर्य ने कणिका और राघव की ओर इशारा कर चिल्लाया। दूसरे परिवार प्रमुख मौर्य, पहले बुजुर्ग विदुर को जांच पूरी करने दीजिए, फिर फैसला लीजिए। तभी त्यान शुए पर्वत के हुआंग परिवार का एक बुजुर्ग सामने आ गया और मुस्कुराते हुए रास्ता रोक लिया। पहले राघव ने उन्हें जीवनवर्धक गोली बेची थी और अब लगता है वो उसके साथ संबंध बेहतर रखना चाहते थे। पीछे हटो, अनिल मौर्य ने नितेश को घूरा। लेकिन नितेश ने कुछ कहना चाहा। पहले जांच पूरी हो जाने दो, अनिल ने ठंडे स्वर में कहा। अनिल की आंखों में भारी निराशा देखकर नितेश का दिल कांप गया। उसने सिर झुका लिया और चुप हो गया। पिता को पता चल गया कि मनीष ने गोली खाई है। नितेश ने मन ही मन आह भरी। आज मौर्य परिवार की बेइज्जती तय है। धन्यवाद बुजुर्ग हितेश, कणिका ने झुककर आभार जताया। वो मुस्कुराए। हमें तो राघव भाई का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमारे पिताजी की जान बढ़ा दी। राघव ने हल्का सिर हिलाया। ये बुजुर्ग बाकी मौर्य परिवार वालों से कहीं बेहतर लगे। अब माहौल गर्मा गया था। गलती कणिका की है या मनीष मौर्य ने वाकई कोई गोली खाई, यही सवाल सबके मन में था। चाहे जो हो, मैं तो कणिका के साथ हूं। आखिर नियम तो पहले मौर्य परिवार ने तोड़े थे, पर कणिका ने लड़ाई के लिए खुद हां भी तो कहा था। कौन जानता है कि उसे मजबूर किया गया हो। चलो, अब रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। सभी की नजरें मनीष मौर्य पर टिकी थीं। भाई विदुर, क्या नतीजा निकला? अनिल मौर्य खुद आगे बढ़ा। विदुरदेव ने उसे देखा, चेहरा गंभीर था। खुलकर कहिए भाई विदुर, अनिल ने दांत भींचते हुए कहा। विदुरदेव ने कंधे पर हाथ रखा और लंबी सांस ली। उसने क्रूर रक्त गोली खाई है। दिमाग में खून भर गया है। अब वो शायद किसी सामान्य इंसान की तरह सोच नहीं पाएगा। धड़ धड़ धड़। अनिल मौर्य पीछे लड़खड़ाते हुए कई कदम चला गया। चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? पूरा मैदान हैरान रह गया। मनीष मौर्य ने वाकई वो गोली खा ली थी। हे भगवान, कितने नीच हैं ये लोग। मतलब वो कभी कणिका का मुकाबला कर ही नहीं सकता था। कणिका कितनी ताकतवर है, सोचो तो। राजकुमार स्तर पर पहुंच चुका लड़का भी उससे हार रहा है। भीड़ में मौर्य परिवार की खूब बेइज्जती होने लगी और साथ ही कणिका की ताकत की जमकर तारीफ। रितेश मौर्य और नितेश की हालत सबसे बुरी थी। वही इस राज को जानते थे और अब विदुरदेव ने साफ कह दिया था, मनीष मौर्य अब कभी सामान्य नहीं बन पाएगा। यानी अब वो एक पागल है। जिस राघव को कभी पागल कहकर अपमानित किया गया था, आज वही उन पर भारी पड़ गया। वक्त ने पलटवार कर दिया था। मनीष, क्या तू सच में पागल हो गया है? रितेश मौर्य फुसफुसाया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। मनीष मौर्य उसकी गोद में बेहोश पड़ा था और उसके दिल में दर्द और गुस्से का तूफान चल रहा था। भाई, नितेश मौर्य का चेहरा भी उतारा हुआ था। वो कुछ कहकर दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। क्रूर रक्त गोली के असर तो थे, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि मनीष मौर्य को इसकी इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं अनिल मौर्य काफी देर तक चुप रहा। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही पल में बूढ़ा हो गया हो। इस शर्मनाक हादसे के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। अनिल मौर्य ने पूरी ताकत जुटाकर आसपास खड़े सभी साधकों की ओर झुककर हाथ जोड़े। मैं वादा करता हूं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। आप चाहें तो इसके लिए हमें जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। प्रतियोगिता जारी रहेगी। चेहरा भले ही बेहद पीला पड़ गया हो, लेकिन अनिल मौर्य ने खुद को संभालते हुए माहौल को काबू में करने की कोशिश की। आज उसका जन्मदिन था और मौर्य परिवार की ताकत दिखाने का दिन भी। लेकिन जो हुआ, उससे उसे अंदर तक शर्मिंदा होना पड़ा। मगर जितना भी बुरा लगे, अब उसे सब कुछ सहना था। भीड़ एक दूसरे को देखने लगी। अनिल मौर्य की ओर से खुलेआम माफी मांगना सुनकर कोई कुछ कह भी नहीं पाया। फिर भी कुछ लोग ताना मारते हुए बोले,
बहुत ही घटिया निकले ये लोग, अपने ही घर वालों के साथ धोखा। अगर हम मंच पर होते तो कौन जाने हमारे साथ क्या करते। जैसे ही ये बातें मौर्य परिवार के लोगों के कानों में पड़ी, उनके चेहरे शर्म और गुस्से से लाल हो गए, लेकिन उनके पास कुछ कहने को नहीं था, क्योंकि गलती तो सच में उन्हीं की थी। और किसे दोष देते? गलती से मत देखो, यहां पीड़ित तो कणिका है। राघव मंच पर कूद पड़ा, कणिका के पास खड़ा हुआ और अनिल मौर्य को एक नजर देखकर बोला, मनीष मौर्य ने क्रूर रक्त गोली खाई थी ताकि कणिका को मार सके। अगर गोली के साइड इफेक्ट नहीं आते तो आज कणिका जमीन पर पड़ी होती। यह सुनकर पूरा मैदान फिर से खलबला गया। मौर्य परिवार को कणिका को सफाई देनी चाहिए। हां, लेकिन अभी तो पुराने घर के मुखिया ने कणिका और उसके परिवार से रिश्ता तोड़ा था, अब माफी मांगेगा। कई लोग अनिल मौर्य को मजाक उड़ाते हुए देखने लगे। अनिल मौर्य हमेशा से अपने घमंड के लिए जाना जाता था, लेकिन आज बार बार बेइज्जती हो रही थी। और मजेदार बात यह थी कि यह सारी बेइज्जती किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि खुद मौर्य परिवार ने की थी। अरे ओ बदतमीज लड़के, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नितेश मौर्य गुस्से में तिलमिलाते हुए राघव की ओर लपका। छटाक! अनिल मौर्य ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। पिताजी! नितेश मौर्य स्तब्ध रह गया। चुप रहो! अनिल मौर्य ने उसे घूर कर देखा, फिर कणिका की ओर हल्का झुककर कहा, इस गलती के लिए हमारा मौर्य परिवार जिम्मेदार है। अगर पुराने रिश्तों का थोड़ा भी ख्याल हो तो उम्मीद है तुम इस बात को यहीं छोड़ दो। कणिका ने होंठ भींच लिए, कुछ नहीं बोली। राघव बोला, अगर माफी चाहिए तो मनीष मौर्य को मार दो, तभी मामला खत्म होगा। रिश्ते तो पहले ही तोड़ चुके थे, अब पुराना रिश्ता कहकर भावनाएं भड़काने का क्या मतलब? तुम... अनिल मौर्य को गुस्सा तो आया, लेकिन सामने इतने लोग खड़े थे, गुस्सा पीकर बोला, मनीष तो अब पागल हो चुका है, क्या अब भी उसे मारना जरूरी है? वो पागल हुआ, ये उसकी किस्मत है, मुझसे क्या लेना देना? राघव हंसते हुए बोला। कणिका, तुम क्या कहती हो? अनिल मौर्य ने अब कणिका की तरफ रुख किया। कणिका ने उसकी आंखों में देखा और ठंडे स्वर में कहा, मुझे बस इतना जानना है, मनीष मौर्य को क्रूर रक्त गोली खाने की सलाह किसने दी? उसने खुद फैसला लिया था। अनिल मौर्य ने गंभीरता से कहा। कर्णिका की नजरें रितेश मौर्य और नितेश पर गईं, फिर अनिल की ओर लौटकर हल्की सी मुस्कान दी। सच में जितने लोग देख रहे थे सब समझ गए कि गोली दिलवाने के पीछे रितेश और नितेश का ही हाथ था। अनिल मौर्य सब जानकर भी उन्हें बचा रहा था और सारा दोष मनीष पर डाल रहा था। कर्णिका, जो भी हो, मनीष मौर्य तुम्हारा भाई है, क्या उसे सच में मारना चाहती हो? अब तक चुप खड़ा पूर्णिमा जी बोला। जब मैंने रिश्ता तोड़ा था तब तुम बहरे थे। राघव बोला, रिश्ता चाहिए तो रखो, मर्जी हो तो तोड़ दो, फिर जरूरत पड़ी तो भावनाओं का ढोंग करो। फिर उसकी नजर अनिल मौर्य पर गई। मैंने सुना था कि तुम्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, आज देख लिया, वो तो बिल्कुल सही सुना था। अनिल का चेहरा गहरा पड़ गया। रहने दो राघव। कणिका ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, आज के बाद हमारे एम्परर इमॉर्टल सेक्ट का कोई भी सदस्य हुयानान पर्वत पर कदम नहीं रखेगा। अनिल मौर्य की हरकतों ने कणिका को अंदर तक तोड़ दिया था। उसके लिए मौर्य परिवार अब कभी लौटने लायक नहीं था। कौन जाने एम्परर इमॉर्टल सेक्ट कब तक टिकेगा? उसी वक्त स्वर्गीय बादल सेक्ट के गोलू ने हल्की हंसी के साथ कहा, फिक्र मत करो, हम तो तुम्हारे सेक्ट से ज्यादा दिन टिकेंगे। राघव ने ठंडी मुस्कान के साथ पलटवार किया। मूर्खता और अहंकार की हद। गोलू बड़बड़ाया, फिर चुप हो गया। स्वर्गीय बादल सेक्ट दक्षिणी क्षेत्र की शीर्ष शक्ति थी, उसके आगे एम्परर इमॉर्टल सेक्ट तो कुछ भी नहीं था। गोलू को अब राघव की हकीकत समझ आ चुकी थी। मुंह से बहादुर, हकीकत में खोखला। लेकिन कणिका को उसने जरूर काबिल माना, मगर उसका सेक्ट ज्यादा दिन टिकेगा ऐसा लगता नहीं था। मूर्खों की बातें भी मूर्खतापूर्ण होती हैं, और सबसे बड़ी मूर्खता वही है। राघव ने कहते हुए गोलू को एक नजर तक नहीं दी और कणिका के साथ नीचे उतर गया। राघव, दीदी, क्या हम जा रहे हैं? रीना ने धीमे स्वर में पूछा। कणिका ने धीरे से सिर हिलाया। हां, चलो। अब यहां उसके लिए कुछ भी शेष नहीं बचा था। अगर श्रीमान राघव रुकें तो ये बूढ़ा आपके साथ चलेगा।
तभी बुजुर्ग विदुरदेव हाथ जोड़ते हुए आगे आया। गुरुजी! मनु मौर्य का चेहरा फक पड़ गया। उसके सगे भाई को पागलपन चढ़ गया था और अब उसका गुरु भी उसके दुश्मन के साथ जा रहा था। इस बुजुर्ग को भी श्रीमान राघव को विदा कहने की इजाजत दीजिए, त्यानशुए पर्वत के बुजुर्ग हितेश बोले। दान युन सेक्ट की ओर से भी श्रीमान राघव को सलाम, संतोष ने झुककर कहा। अब कई लोग राघव से मित्रता जताने लगे थे। नौकायांत्रण आत्मा गोलियां देखकर सभी को राघव की अहमियत का अंदाजा हो गया था और अब हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था। तो फिर आप सबका धन्यवाद, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके लिए ये बातें अहम नहीं थीं, लेकिन जब इतने लोग उसके साथ मौर्य परिवार छोड़ रहे थे तो ये उनके मुंह पर एक तमाचा जरूर था और उसे ये तमाचा मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह राघव, कणिका और बाकी लोग पूरे सम्मान के साथ वहां से निकल गए। जैसे ही वो गए, पूरी सभा जैसे खाली हो गई। भीड़ का शोर अब खामोशी में बदल गया। प्रतियोगिता जारी है। अनिल मौर्य ने फिर से मंच संभाला, लेकिन अब जबकि ज्यादातर लोग राघव के साथ जा चुके थे, बची हुई प्रतियोगिता में कोई आकर्षण नहीं रह गया था। जो लोग रुके थे वो भी बस स्वर्गीय बादल सेक्ट के सम्मान में टिके थे, वरना वो भी निकल जाते। जो दिन कभी उत्सव जैसा लग रहा था, अब सबके दिल में बस एक ही बात छोड़ गया, काश ऐसा ना हुआ होता। पिताजी, क्या मैं किसी को भेजूं उन्हें सबक सिखाने के लिए? नितेश मौर्य ने अनिल मौर्य के पास आकर पूछा। चेहरा तमतमाया हुआ था। पास ही खड़ा पूर्णिमा जी भी चुपचाप अनिल मौर्य की तरफ देख रहा था। आज वाकई मौर्य परिवार के लिए शर्म का दिन था। अनिल मौर्य ने पीला पड़ा चेहरा लिए कुर्सी पर बैठते हुए नितेश की ओर एक नजर डाली और शांत लहजे में पूछा, ये उग्र रक्त की गोली देने का आइडिया तुम्हारा था या तुम्हारे बड़े भाई का? यह सुनकर नितेश तुरंत सिर झुका गया और चुप हो गया। अनिल मौर्य ने नजर हटाई और धीरे धीरे कहा, मैं अपनी इज्जत की परवाह जरूर करता हूं, लेकिन इस तरह की हरकतों से इज्जत नहीं कमाई जाती। इस बार गलती हमारी ही थी। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखों में अफसोस झलकने लगा। आखिर को उनकी पोती थी। अगर उन्होंने उससे रिश्ता ना तोड़ा होता तो आज का गौरव शायद उनका होता। काश। पिताजी, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं, पूर्णिमा जी ने नरम लहजे में कहा। इसमें किसी की गलती नहीं है। असली गलती कणिका की है, जो अपनी भलाई नहीं समझ पाई। एम्परर इमॉर्टल सेक्ट अब बस नाम का रह गया है। जब वो नष्ट हो जाएगा तब इन्हें भी अपने की पर पछताना पड़ेगा। दादाजी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं, गोलू ने भी कहा। भले ही कणिका की प्रतिभा अच्छी हो, लेकिन ऐसे अहंकारी और मूर्ख पति के साथ उस सेक्ट में रहकर उसका कोई भविष्य नहीं है। जब मैं स्वर्गीय बादल सेक्ट का दिव्य पुत्र बनूंगा तब आपकी इज्जत फिर से बहाल कर दूंगा। गोलुएर समझदार है, अनिल मौर्य ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा। हां, एम्परर इमॉर्टल सेक्ट अब एक बुझती लौ जैसा है, जो कभी भी बुझ सकता है। गोलू और जैसे स्वर्गीय बादल सेक्ट के लोग ही भविष्य हैं और अनिल मौर्य की प्रतिष्ठा फिर लौटेगी। तो पिताजी, क्या मैं उन्हें खत्म करवाने का इंतजाम करूं? नितेश ने धीरे से पूछा। मारेंगे तेरे सिर पर, अनिल मौर्य ने घूर कर कहा। अगर हमने ऐसा किया और किसी को पता चला तो हमारी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। अब इस बात को यहीं खत्म करो। जी। नितेश गर्दन झुकाकर चुप हो गया। इधर राघव और उसके साथी पहले ही हुआइनान पर्वत छोड़कर हुआइनान शहर पहुंच चुके थे। यह शहर हुआइनान पर्वत के पास ही था और मौर्य परिवार के नियंत्रण में आता था। वृद्ध विदुरदेव ने यहीं एक निजी कमरा बुक करवाया था ताकि राघव को ठीक से विदा कर सके। हालांकि हितेश और बाकी लोग मौर्य परिवार से निकलने के बाद सीधे सीधे राघव से विदा लेकर चले गए। जो कहना है सीधा कहो, घुमा फिराकर बात मत करो, राघव ने वृद्ध विदुरदेव से कहा, जो उसके सामने बैठा था। वृद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ चाय का प्याला रखा और बोला, असल में मैं ये जानना चाहता था कि वो टॉप ग्रेड 9 परिवर्तन आत्मा गोली किसने बनाई थी। मैं उस अल्केमिस्ट से मिलना चाहता हूं। मैंने बनाई थी, राघव ने साफ कहा। वृद्ध विदुरदेव पहले तो चौंका, फिर हंस पड़ा। मिस्टर चंद्रवंशी, आप मजाक कर रहे होंगे।
चलो, नहीं बताना चाहें तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे अगर ऐसी कोई गोली हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर सच में चाहिए तो सीधे एम्परर इमॉर्टल सेक्ट आ जाना, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। वृद्ध की आंखें चमक उठीं। क्या वो महान व्यक्ति वही है? राघव हंस पड़ा। मैंने तो कहा ही था, गोली मैंने ही बनाई है। अच्छा अच्छा, समझ गया। विदुरदेव ने झुककर सर हिलाया, लेकिन चेहरे पर साफ था कि उसे अब भी यकीन नहीं हुआ। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब सेक्ट लौटता हूं, राघव ने कहा, जिसे अब वृद्ध से बात करने में कोई रुचि नहीं रही। इन दिनों तो सच्चाई बोलो तो भी कोई मानता नहीं, पर यह भी सच था। कौन मानता कि एक 16 साल का लड़का इतनी उच्च कोटि की दवा बना सकता है? मिस्टर चंद्रवंशी, रुकिए, वृद्ध विदुरदेव ने जल्दी कहा। आप सीधा सेक्ट लौटने जा रहे हैं? तो और क्या? राघव ने पूछा। हरगिज नहीं, रास्ते में जरूर घात लगाई जाएगी, विदुरदेव ने कहा। कुछ ताकतवर लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं। आप हुआइनान शहर में कुछ दिन रुक जाइए, इंतजाम करने के बाद सुरक्षित निकल सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, राघव खड़ा हो गया और कनिका और रीना से बोला, चलो चलते हैं। मिस्टर चंद्रवंशी, विदुरदेव हड़बड़ा गया। संतोष, अल्केमिस्ट यू हुआ का शिष्य और बाकी तमाम ताकतें आपके पीछे हैं। अगर आप ऐसे ही लौटेंगे तो कुछ न कुछ जरूर होगा। अगर वो आएंगे तो मैं उन्हें मार दूंगा, राघव ने कंधे उचकाते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, जैसे कोई मामूली बात हो। पर अगर उन्होंने हमला किया तो मिस कणिका भी खतरे में पड़ सकती हैं। आप क्या उन्हें खतरे में डालना चाहेंगे? विदुरदेव बेचैन हो गया। जहां मैं हूं वही सबसे सुरक्षित जगह है, राघव ने मुस्कुराकर कहा। विदुरदेव कुछ बोल ही नहीं पाया। कैसा जिद्दी लड़का है ये, सब कुछ साफ बता दिया फिर भी अपनी ही हाँक रहा है। मिस कणिका, अंत में विदुरदेव कणिका की तरफ मुड़ा। हमें आपकी मदद का एहसान रहेगा, कणिका ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा। अब और जहमत नहीं देंगे। फिर वो रीना को साथ लेकर राघव के पीछे चल पड़ी। मिस कणिका, विदुरदेव ने रोकने की कोशिश की, मगर तब तक वो जा चुके थे। हाय, उसने गहरी सांस ली, चेहरे पर मायूसी छा गई। राघव हद से ज्यादा घमंडी है। अगर पीछे कोई गुरु भी है तो भी ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। और कौन जाने वो सच कह रहा है या झूठ। अगर एम्परर इमॉर्टल सेक्ट में वाकई कोई महान गुरु होता तो उसका नाम अब तक पूरे दक्षिणी क्षेत्र में गूंज चुका होता। क्या ये लड़का मुझे झांसा दे रहा है? थोड़ी देर सोचने के बाद विदुरदेव बड़बड़ाया, नहीं, किसी को इनके पीछे लगाना ही पड़ेगा ताकि ये पता चले कि इसके पास आखिर ऐसा कौन सा आत्मविश्वास है। तवायफ से निकलकर राघव, कणिका और रीना हुआइनान शहर के स्पिरिट बोट घाट की ओर बढ़ चले। हुआइनान पर्वत से एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की दूरी हजारों मील थी, और चूंकि ना राघव ना रीना उड़ सकते थे, सिर्फ कणिका के सहारे उड़ना बहुत जोखिम भरा था। इसलिए स्पिरिट बोट ही सबसे सही तरीका था। घाट से दक्षिणी क्षेत्र के कई हिस्सों के लिए बोट्स चलती थीं, और स्वाभाविक रूप से एक बोट लिएतियान अपर कंट्री की तरफ भी थी। राघव और उसके साथी उसी बोट में चढ़ गए। क्या हमें टारगेट किया जाएगा अगर हम स्पिरिट बोट से जाएंगे? रीना ने चारों ओर देखते हुए घबराकर पूछा। राघव पूरी तरह आराम में था, हाथ जेब में डाले हुए बोट की ओर मस्ती में बढ़ा और हंसते हुए बोला, इतना डर क्यों रही हो? तुम्हारा जीजा साथ है, जो भी सामने आएगा मारा जाएगा। रीना ने आंखें घुमाई और कणिका का हाथ पकड़कर बोली, तुम पर भरोसा? छोड़ो, मैं तो दीदी के पास ही रहूंगी, वही सबसे सेफ है। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो चौकन्नी होकर इधर उधर देखने लगी और फुसफुसाकर बोली, दीदी, हम सच में ठीक तो रहेंगे ना? कणिका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सब ठीक रहेगा। तीनों स्पिरिट बोट पर चढ़ गए, एक आगे और दो पीछे। बोट हवा में मंडरा रही थी, करीब 500 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी, जिसमें हजारों लोग समा सकते थे। बोट का डिजाइन एक जहाज जैसा था, जिसमें 4 मंजिलें थीं। नीचे की मंजिल पर 500 निजी कमरे थे, बीच वाली में 700, ऊपर की में 100 और सबसे ऊपरी पर सिर्फ 30 कमरे थे। ऊपरी मंजिल वाले कमरे विशेष श्रेणी में आते थे और सबसे महंगे थे। कणिका शुरू में 2 हाई ग्रेड कमरे लेने वाली थी,
लेकिन राघव ने कहा कि जब इतने आत्मा पत्थर कमा ही लिए हैं तो क्यों ना टॉप क्लास कमरे लें। तो तीनों सबसे ऊपर की मंजिल पर गए। सिर्फ 2 कमरे बचे हैं, एकदम बढ़िया, हम ले लेते हैं, राघव ने पूछताछ करके कहा और फैसला कर लिया। माफ कीजिए, लेकिन ये दोनों कमरे हमने पहले ही बुक कर लिए हैं। अचानक किसी की आवाज आई। फिर एक अमीर कपड़े पहने नौजवान ऊपर आया। 50 मिड ग्रेड आत्मा पत्थर हवा में फेंके और बोला, 10 पत्थर एक्स्ट्रा हैं, बूढ़े जिया कुछ अच्छे कपड़े ले लेना। अरे ये तो यंग मास्टर गगन हैं। मानसटा सा प्रबंधक वो पत्थर जेब में डालते हुए बोला और मुस्कुराकर झुका। यंग मास्टर गगन, आपके कमरे तैयार हैं, आइए इस तरफ। मास्टर गगन, आपका कमरा तैयार है, इधर आइए। रिसेप्शनिस्ट बूढ़ा जिया बड़े खुश होकर बोला। अरे हमने ये दोनों कमरे पहले से बुक कर लिए थे। रीना नाराज होकर बोली। मैडम, आप मजाक कर रही हैं, मास्टर गगन ने बहुत पहले बुकिंग कर दी थी। बूढ़ा जिया हंसकर बोला। अगर उन्होंने पहले बुकिंग की थी तो आपने हमें 2 कमरे खाली होने की बात क्यों कही थी? रीना ने तीखे लहजे में पूछा। तभी गगन की नजर रीना और कणिका पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन वो अपने इरादे को दबाते हुए हंसकर बोला, ऐसा करते हैं, आप दोनों लेडीज ये अपर क्लास रूम ले लीजिए, खर्चा मैं दूंगा। उसने पैसे दिए और फिर बिना रुके जल्दी जल्दी चला गया, जैसे किसी जरूरी काम में हो। मास्टर गगन कितने अच्छे इंसान हैं, फ्री में आपको प्रीमियम कमरे दे दिए, खुश रहिए। बूढ़ा जिया मुस्कुराते हुए बोला। तुम? रीना गुस्से से लाल हो गई। छोड़ो, चलो ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, कणिका ने शांत स्वर में कहा। राघव, रीना ने असहाय होकर उसकी तरफ देखा। राघव ने कंधे उचकाए और मुस्कुराकर कहा, कमरे ले गए तो चले गए, वैसे भी फ्री में ऊपर वाला कमरा मिल रहा है, और क्या चाहिए? लड़के, यही तो बात है। बूढ़ा जिया जानकारों की तरह मुस्कुराया। लेकिन बेहतर होगा कि मास्टर गगन से पंगा मत लेना, वो कांग्युन दांव के सेठ परिवार के मुखिया का दूसरा बेटा है, किसी खास मेहमान को रिसीव करने आया है। कांग्युन दांव का सेठ परिवार? कणिका ने हल्का भौं सिकोड़ते हुए पूछा। क्या वो इतने ताकतवर हैं? राघव ने बूढ़ा जिया की ओर देखा। ताकतवर? बहुत ज्यादा, बूढ़ा जिया बोला, जैसे अब ज्ञान बांटने ही वाला हो। तभी बूढ़े जिया, कौन से 2 कमरे? गगन फिर लौट आया। उसके पीछे 4 अंगरक्षक थे और एक बूढ़ा आदमी नीली लिबास में, पतला सा, चालाक नजर आने वाला। उसकी छोटी बकरी दाढ़ी थी और चालाक आंखें तुरंत कणिका और रीना पर टिक गईं। क्या कमाल की भट्ठियां हैं, बूढ़ा आदमी बोला। आइए मास्टर गगन। बूढ़ा जिया उन्हें ले जाने लगा। मास्टर दिलीप, आप पहले चलिए, गगन ने उस बूढ़े आदमी से आदर से कहा। दिलीप ने हंसते हुए दाढ़ी सहलाई और दोनों बहनों को घूरता रहा। गगन का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया, ये बूढ़ा भी क्या। लेकिन दिलीप की हैसियत के सामने गगन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो उसके हर हुक्म का पालन करने को तैयार था। फिर वो राघव के पास आया और धीरे से बोला, ये दोनों औरतें तुम्हारे कौन लगती हैं? तेरा बाप लगता हूं क्या, जो मुझसे पूछ रहा है? राघव ने जेब में हाथ डालकर बोला। गगन चौंका, खुद की ओर इशारा करते हुए बोला, मुझसे बोल रहा है तू? यहां दूसरा गधा दिख रहा है क्या? राघव ने उसी ठंडे लहजे में जवाब दिया। गगन का चेहरा तमतमा गया और वो गुस्से से हंसते हुए बोला, ठीक है, मैं तो बात करने आया था, पर अब जरूरत नहीं, ये दोनों औरतें अब मेरी हैं। इन्हें दिलीप के कमरे में ले जाओ और इस हरामी को टुकड़े टुकड़े कर दो। गगन ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया। मास्टर दिलीप, आप अंदर चलिए, लड़कियां अभी पहुंचा दी जाएंगी, उसने फिर बुजुर्ग से कहा। दिलीप ने कंधा थपथपाते हुए कहा, जब हम कांग्युन दांव लौटेंगे, मैं तुम्हें सेठ परिवार का विशेष दाता बना दूंगा। गगन बेहद खुश हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप। चल बूढ़े जिया, उसने आंखों से इशारा किया। बूढ़ा जिया थोड़ा हिचका, फिर दांत भींचकर अनदेखा करते हुए दिलीप को लेकर जाने लगा। बूम! अगले ही पल गगन के चारों बॉडीगार्ड्स दीवार से टकराकर बेहोश हो गए। एक तेज हवा का झोंका आया और सब ध्वस्त। कणिका ने हाथ वापस खींच लिया, कपड़े लहरा रहे थे। अभी तुम कह रहे थे कि मेरी बीवी और बहन को उठवा लोगे और मुझे काट दोगे, राघव जेब में हाथ डाले हंसता हुआ बोला। गगन का चेहरा स्याह पड़ गया, आंखें फैल गईं।
उसके अंगरक्षक उच्च स्तर के विशेषज्ञ थे और चुटकियों में ढेर हो गए। कोई प्रिंस है ये? उसने कणिका को देखा, स्नो गॉडेस जैसी शांति लेकिन घातक। उसका दिल कांप गया। मैं गगन हूं, कांग्युन दाओ के सेठ परिवार का दूसरा बेटा। अभी जो हुआ वो गलती थी, कृपया बुरा मत मानिए। गगन ने हाथ जोड़ दिए। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने लोहे की दीवार से टक्कर मार दी थी। राघव उसके पास आया, नजरें तिरछी की देखा। गगन मजबूर होकर बोला, भाई साहब, थप्पड़। राघव ने जोरदार तमाचा मारा। गगन हवा में उड़ गया। कौन है तेरा भाई? राघव ने घृणा से कहा। गगन जमीन पर लुढ़कता गया, चेहरा सूज गया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अब उसकी नजर गई दिलीप पर। 5 भट्ठी वाला अल्केमिस्ट? राघव मुस्कुराकर बोला। दिलीप थोड़ा कांपा लेकिन बोला, मैं अल्केमिस्ट गिल्ड का मेंबर हूं। तो क्या? राघव ने तिरस्कार से कहा। दिलीप को उसकी आंखों में कोई प्राचीन राक्षस दिखा। उसका रूह कांप गया। उसने आंखें फेर लीं। ये स्प्रिट बोट है, यहां निजी लड़ाई मना है, ये नियम तोड़ रहे हैं। उसने बूढ़े जिया की ओर देखा। तुम जिम्मेदार हो, कुछ करोगे या नहीं? बूढ़ा जिया रोने को हो गया, फिर कांपते हुए बोला, नहीं मास्टर, यहां झगड़ा मना है। अभी जब ये लोग लड़ाई की बात कर रहे थे तब तुम चुप थे, है ना? राघव बोला। या फिर जिसे तुम ताकतवर मानो वो नियम तोड़ सकता है? तो अब मैं, राघव, आज नियम तोड़ूंगा। कणिका, इस बूढ़े को काट डालो, राघव ने हल्के से कहा। बूढ़ा जिया पसीने पसीने हो गया। मास्टर, ऐसा मत कीजिए। तभी स्प्रिट बोट पर झगड़ा मना है, नियम तोड़ने वाले को सिर कलम। एक गंभीर बूढ़ी आवाज गूंजी। एक सफेद बाल दाढ़ी वाला वृद्ध अचानक प्रकट हुआ। एल्डर संजीव! बूढ़ा जिया खुशी से चिल्लाया और झुक गया। एल्डर संजीव ने ठंडी नजर से राघव और उसके साथियों को देखा। तो नियम तोड़ने वाले तुम तीनों हो? गगन और दिलीप के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। गगन उठकर बोला, एल्डर संजीव, इन्होंने बिना वजह मेरे गार्ड्स को मारा और दिलीप को धमकाया। कृपया सज्जा दीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, रीना गुस्से में बोली। एल्डर संजीव, ये गगन हैं, कांग्युन दाओ के सेठ परिवार के दूसरे बेटे, बूढ़ा जिया बोला। ओह, तुम्हारे दादा रमाकांत हैं? एल्डर संजीव ने चौंक कर पूछा। जी हां, गगन खुश होकर बोला। तो मैं जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, एल्डर संजीव बोला। धन्यवाद एल्डर संजीव। गगन खुशी से झूम उठा। अब देखता हूं राघव कितना अकड़ता है। बेटा, अब तेरा खेल खत्म, गगन ने घूर कर कहा। एल्डर संजीव ने फिर राघव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, हमारी स्प्रिट बोट की अपनी व्यवस्था है, नियम तोड़ने पर सजा मिलती है। वरुण, विक्रांत, गड़गड़ाहट, 2 भयानक आभाएं आ गईं। सभी के चेहरे उतर गए। 2 पीक प्रिंस, एल्डर संजीव, दोनों अधेड़ उम्र के पुरुष सामने आए। इन्हें मार डालो, एल्डर संजीव ने ठंडी आवाज में कहा। आज्ञा है, दोनों ने गूंजती आवाज में जवाब दिया। मार डालो इन्हें, कड़कती आवाज में एल्डर संजीव बोला। जी, वरुण और विक्रांत ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। अगले ही पल दोनों की नजरें राघव और दोनों झो बहनों पर टिक गईं और उनके शरीर से जानलेवा मारक इरादा फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल राघव, कणिका और रीना की हत्या कर दी जाएगी। अरे यंग मास्टर राघव! उसी वक्त एक और आवाज गूंजी। पहले दर्जे के कमरों की ओर से एक अधेड़ उम्र का आदमी निकला, जो राघव और दोनों महिलाओं को देखकर चौंक गया। वरुण और विक्रांत, जो हमला करने ही वाले थे, अचानक रुक गए और एल्डर संतोष की ओर देखने लगे। एल्डर संतोष ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया और वह झुककर बोला, मास्टर दिलीप। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि दान यून सेक्ट का एल्डर संतोष था। मास्टर दिलीप, ओल्ड जिया भी सम्मानपूर्वक झुक गया। मास्टर दिलीप। पास खड़ा दिलीप भी हक्का बक्का रह गया और तुरंत सिर झुकाकर प्रणाम किया। ऐसा लग रहा था कि वहां मौजूद हर कोई संतोष को जानता था। चिन अंकल, यह सब क्या हो रहा है? संतोष ने एल्डर संजीव से पूछा, चेहरे पर हैरानी के भाव। इन तीनों ने स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन के नियमानुसार का उल्लंघन किया है और मैं वही नियम लागू कर रहा हूं, एल्डर संजीव ने ठंडे स्वर में कहा। संतोष थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर राघव की ओर मुड़ा। यंग मास्टर राघव, आखिर माजरा क्या है?
राघव ने जेब में हाथ डाले हुए शांत भाव से कहा, बिना वजह किसी ने हम पर हमला किया तो मेरी पत्नी ने उसे बेहोश कर दिया। फिर ये बूढ़ा आया और बिना कुछ पूछे हमें मार डालने की धमकी देने लगा। शायद यही है तुम्हारे नियमानुसार का मतलब। स्पिरिचुअल बोर्ड पर निजी लड़ाई की सख्त मनाही है। तुमने नियम तोड़े हैं, न तुम्हें मारा जाएगा। एल्डर संजीव ने सख्त निगाहों से कहा। तो फिर यह आदमी आराम से नियमानुसार को क्यों तोड़ सकता है? सिर्फ इसलिए कि यह तुम्हारे पुराने दोस्त का पोता है? राघव ने गगन की ओर इशारा कर कहा। गगन गुस्से से बोला, तुमने ही बिना वजह मेरे गार्ड पर हमला किया और मुझ पर हाथ उठाया। अब उल्टा मुझे दोष दे रहे हो। इस बात के गवाह ओल्ड जिया और दिलीप भी हैं। यही सच बताएंगे, है ना ओल्ड जिया? उसने ओल्ड जिया की तरफ आंख मारी। ओल्ड जिया का पूरा शरीर थरथराने लगा। सालों, मुझे ही क्यों फंसा देते हो हर बार? एल्डर संजीव ने ओल्ड जिया की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, सच सच बताओ। संतोष की नजर ओल्ड जिया पर पड़ी। ओल्ड जिया, क्या हुआ था असल में? ओल्ड जिया के मन में हलचल मच गई। उसे साफ दिख रहा था कि संतोष को यंग मास्टर राघव और उसकी दोनों संगिनियों की पहचान है, और इधर गगन भी किसी बड़े घर का बेटा है। क्या कहे वो? आखिरकार ओल्ड जिया ने दांत भींचे और सिर झुकाकर कहा, जैसा गगन ने कहा है वैसा ही हुआ। गगन ने तुरंत विजयी मुस्कान के साथ राघव की ओर देखा और ताना मारा, अब क्या बोलोगे? एल्डर संजीव ने संतोष की तरफ देखा। मास्टर दिलीप, यही है सच्चाई। संतोष ने भौहें चढ़ाईं, ओल्ड जिया पर नजर डाली और फिर एल्डर संजीव की ओर झुककर बोला, यंग मास्टर राघव मेरे मित्र हैं। शायद कुछ गलत फहमी हुई है। मेरी विनती है कि दान यून सेक्ट की खातिर आप इसे यहीं समाप्त कर दें। उसे साफ साफ दिख रहा था कि ओल्ड जिया झूठ बोल रहा था, लेकिन स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन उनका अपना संगठन था और वह बाहर का आदमी था। ज्यादा दखल देना ठीक नहीं था। तुम्हारे मित्र? एल्डर संजीव ने हैरानी से पूछा। जी, संतोष ने सिर हिलाया। एल्डर संजीव ने राघव को देखा और फिर कहा, ठीक है, इस बार तुम्हारी खातिर छोड़ देता हूं। वरुण, विक्रांत, हट जाओ। धड़-धड़ दोनों तुरंत वहां से गायब हो गए। गगन का चेहरा जैसे राख हो गया। अब तो कुछ कर भी नहीं सकते, और थप्पड़ भी मुफ्त में खाया। दिलीप के तो जैसे पांव जमीन में गड़ गए थे। डर के मारे आंखें झुकी रहीं, कहीं मास्टर दिलीप की नजर मुझ पर न पड़ जाए। लेकिन साफ था, संतोष का ध्यान इन दोनों पर नहीं था। धन्यवाद चिन अंकल, संतोष ने विनम्रता से कहा। दान यून सेक्ट और स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन में हमेशा मित्रता रही है। यह तो छोटी बात है। एल्डर संजीव ने हाथ हिलाया। अब मैं चलता हूं। आप अपने मित्र को नियमानुसार के बारे में जरूर समझा दीजिए, ताकि दोबारा कोई गलती ना हो। चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा। संतोष ने सिर हिलाया। रुकिए, तभी राघव की आवाज आई। सभी ठिठक गए और उसकी ओर देखने लगे। क्या बात है यंग मास्टर राघव? संतोष ने धीरे से पूछा। राघव ने जेब में हाथ डाले एल्डर संजीव की ओर देखा और कहा, आपने अभी हमें मारने की कोशिश की और अब बस यूं ही चले जाएंगे? राघव, कणिका का चेहरा बदल गया। वो जानती थी अब उसका पति गुस्से में था। राघव ने हल्के से हाथ उठाकर दोनों बहनों को रोक दिया। हां, लगता है तुम इस बूढ़े को सजा देना चाहते हो। एल्डर संजीव ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में घमंड था। राघव ने सिर हिलाया। दुनिया में बहुत सारी बातें समझ से सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन जब तुम किसी को मारने की सोचते हो तो खुद मारे जाने के लिए भी तैयार रहो। सारे लोग सन्न रह गए। रीना तो हैरान रह गई। क्या जीजाजी फिर से पागल हो गए? गगन और बाकी सब भौचक्के रह गए। क्या इस बंदे का दिमाग खराब हो गया है? राघव एक आम इंसान नहीं दिख रहा था, लेकिन एल्डर संजीव कोई छोटा मानसटा आदमी भी नहीं था। ह्वाइनान माउंटेन शाखा का प्रभारी। अब राघव उससे सीधे भिड़ रहा था। तुम इस बूढ़े को मारना चाहते हो? एल्डर संजीव चौंक गया। बिल्कुल, राघव ने शांत स्वर में कहा, और सिर्फ तुम्हें नहीं, उसे और उसे भी। राघव ने गगन और दिलीप की ओर इशारा किया। बहुत अच्छा, अब देखता हूं कि तुम कैसे मुझे मारोगे, एल्डर संजीव ने गुस्से में कहा। यंग मास्टर राघव! संतोष घबरा गया। क्या तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़े तो छोड़ता भी नहीं, राघव ने ठहर ठहर कर कहा।
तभी धड़ाम, राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथ में दांव पैटर्न्स उभर आए। ये वाकई हमला करने वाला है। गगन के रोंगटे खड़े हो गए। यंग मास्टर राघव! संतोष ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कणिका ने उसे रोकते हुए कहा, मास्टर दिलीप, कृपया इसमें दखल न दें। तुम लोग क्या कर रहे हो? संतोष बौखला गया। मास्टर दिलीप, अब तुम इस बूढ़े को दोष नहीं दे सकते, एल्डर संजीव ने व्यंग्य में कहा। लेकिन उसी पल एक भयानक आत्मिक शक्ति एल्डर संजीव की चेतना पर गिरी। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। धड़ाम! राघव उसके पास आया, उसकी गर्दन पकड़कर उठाया और जोर से दबा दिया। छटाक! एक साफ आवाज आई। एल्डर संजीव की गर्दन टूट गई। राघव ने उसका शव उठाकर दिलीप की ओर फेंक दिया। दिलीप तो जैसे जम ही गया। धड़ाम! राघव की मुट्ठी सीधे दिलीप के डैनफील्ड पर गिरी। उसकी पूरी ऊर्जा कोश एक ही वार में बर्बाद। पलक झपकते ही 2 लोग मारे जा चुके थे। पूरा हॉल सन्न रह गया। हर कोई स्तब्ध। राघव ने अपनी गर्दन घुमाई और बर्फ सी ठंडी निगाहों से गगन की ओर देखा। अब तेरी बारी। राघव ने गगन की ओर देखा। उसकी नजर तलवार जैसी ठंडी और खतरनाक थी। गगन पूरी तरह सन्न रह गया। मास्टर संजीव और दिलीप एक झटके में मारे गए। यह क्या हो रहा था? मास्टर संजीव को छोड़ भी दें तो दिलीप तो अकेले ही प्रिंस रैंक का योद्धा था। तुमने मेरी साधना नष्ट कर दी। दिलीप कोने में लहूलुहान पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो अविश्वास से राघव को घूर रहा था। मास्टर संजीव का शव उसी के पास पड़ा था। संतोष बिल्कुल सन्न, ओल्ड जिया सदमे में, रीना अवाक। किसी ने भी ऐसा नतीजा नहीं सोचा था। तुम मेरे पास मत आओ। मैं सेठ परिवार का दूसरा बेटा हूं, कांगयुन रोड से। अब गगन का डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा था, कांप रहा था। यह सेठ परिवार कौन सी बड़ी चीज है? राघव ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्दों ने सबको स्तब्ध कर दिया। सेठ परिवार हुआनान माउंटेन के मौर्य परिवार की तरह एक बड़ी ताकत था। गगन को घमंड करने का पूरा हक था, लेकिन उसे राघव से पंगा नहीं लेना चाहिए था। अब मैं तुम्हारा सामना करूंगा। कोने में पीछे हटते हुए गगन ने हार मान ली। उसकी आंखों में निराशा थी। फिर वो अचानक उछला। उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई और वह सीधे राघव के दिल की ओर झपटा। छन्न! राघव ने 2 उंगलियां बढ़ाईं और तलवार की नोक को पकड़ लिया। फिर एक झटके से उसे हल्के से झटका दिया। तलवार पल भर में हजारों बार कांप उठी और अगले ही पल तलवार टूटकर चकनाचूर। ये कैसे हो सकता है? गगन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। यह तलवार एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट थी जो किसी भी साधक के शरीर को चीर सकती थी, और राघव ने उसे उंगलियों से तोड़ दिया। पटाक! अगले ही पल गगन की आंखें खाली हो गईं और वह गर्दन से लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। तलवार का टूटा सिरा किसी तरह उसकी गर्दन में जा घुसा था। कांगयुन रोड के सेठ परिवार का दूसरा बेटा गगन मारा गया। सब खत्म हो गया। संतोष का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोला, तुमने मास्टर संजीव को मार डाला? तुम जानते हो स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन का बैकग्राउंड क्या है? उनका असर पूरे साउदर्न डोमेन में फैला है। इवन हेवंस क्लाउड डिवाइन सेक्ट और लोटियन सेक्रेड लैंड जैसे बड़े संगठन भी उन्हें नजरअंदाज नहीं करते। सब कुछ शांत हो गया था, फिर भी तुमने हमला क्यों किया? मिस कणिका, आप एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की होली डॉटर हैं। आप इस एसोसिएशन और सेठ परिवार की ताकत जानती थीं, फिर भी आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? संतोष का दिमाग सुन्न पड़ गया था, लेकिन कणिका पूरी तरह शांत थी। उसने राघव की ओर देखा और धीमे से बोली, क्योंकि ये मेरे पति हैं। यह सुनकर संतोष कड़वा हंस पड़ा। पागल हो गए हो तुम दोनों, अब कोई भी नहीं बचेगा। इस बीच स्पिरिचुअल बोट उड़ान भर चुकी थी और हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन संतोष का दिल बुरी तरह डोल चुका था। धड़ाम धड़ाम! अगले ही पल 2 जबरदस्त आभाएं वहां आ पहुंची। वरुण और विक्रांत, जो पहले चले गए थे, अब लौट आए थे। मास्टर संजीव! दोनों ने वहां पड़े शव को देखा, गर्दन टूटी हुई। उनके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। ये किसने किया? दोनों की निगाहें तलवार की तरह पूरे हाल में घूमी। मैंने, राघव ने जेब में हाथ डाले हुए ठंडे स्वर में कहा। मरने की इच्छा है क्या? दोनों ने बिना एक पल गंवाए हमला कर दिया। धड़ाम धड़ाम! और अगले ही पल दोनों दीवार से टकराकर हवा में लटक गए। उनकी आंखें पलट गई थीं।
ऐसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें गला घोंटकर हवा में झुला रहा हो। याद रहे, वरुण और विक्रांत भी प्रिंस रैंक के थे। मास्टर राघव, कृपया रुक जाइए, संतोष ने कांपते हुए कहा। स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन के अपने नियम हैं और मेरे भी अपने नियम हैं। आज देखा जाएगा किसके नियम चलते हैं। राघव की आवाज ठंडी थी, लेकिन हर शब्द भारी। कड़क कड़क। अगले ही पल दोनों की गर्दनें टूट गईं। दो और प्रिंस सीधे मौत के घाट, जैसे चींटी को कुचल दिया गया हो। बिल्कुल आसान, बिल्कुल शांत। धड़ाम। ओल्ड जिया तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा और सिर पटकते हुए रोने लगा। यंग मास्टर राघव, सारी गलती मेरी थी। राघव ने उसकी ओर देखा और बोला, नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने बस गगन के दिए हुए स्पिरिट स्टोन लिए थे, इसलिए उसका पक्ष लिया। गलती एसोसिएशन के नियमानुसार में है, जो बस एक मजाक है। डर मत, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे तुम्हारी स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन के नियम बदलवाऊंगा। इतना कहकर राघव टॉप डेक से उतरकर मुख्य डेक की ओर बढ़ गया। बोट हवा में तेजी से उड़ रही थी। बादल पीछे छूट रहे थे, नजारे बदल रहे थे। मुख्य डेक पर कई साधक मौजूद थे। राघव की आमद पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कनिका और रीना आईं, तो सबकी निगाहें वहीं अटक गईं। मगर यह स्पिरिचुअल बोट थी, यहां के नियम सबको पता थे, इसलिए कोई कुछ बोलने या करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर टॉप डेक पर अब बस संतोष और ओल्ड जिया बचे थे। दोनों लाशों को देखकर सन्न थे, चेहरे सफेद, होंठ सूखे। अब करें तो क्या करें? मास्टर संजीव हुआनान सिटी ब्रांच के हेड थे और वरुण व विक्रांत भी उनके अधीन अधिकारी। अब तीनों मारे जा चुके थे। संतोष ने खुद को शांत किया। आखिर राघव है कौन? इतनी ताकत उसके पास आई कहां से? वो तो बस डिवाइन गेट रियल्म में होना चाहिए। वह पहले सिर्फ ये पूछने आया था कि क्या राघव के पास और 9 ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिट पिल्स हैं, जिन्हें उसका दान यून सेक्ट खरीदना चाहता था। पर अब वह खुद बुरी तरह फंस चुका था। चाहे उसके पास और भी दवाएं हों या ना हो, अब उसका बचना नामुमकिन है। स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन की ताकत पूरे साउदर्न डोमेन में फैली है। ये तीनों मौतें जल्द ही सामने आ जाएंगी। फिर कोई भी राघव और उसके साथियों को नहीं छोड़ने वाला, जब तक कि उसके पीछे सच में कोई महान अल्केमिस्ट न हो जो 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स बना सकता हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा कोई अल्केमिस्ट है? और अगर है, तो क्या वह सचमुच राघव के साथ है? इन तमाम उलझनों को मन में दबाकर संतोष नीचे मुख्य डेक की ओर बढ़ा। नीचे राघव, कणिका और रीना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, खुले आसमान में नजारे देख रहे थे। यह देखकर संतोष को और पक्का यकीन हो गया, इनके पीछे कोई अजेय ताकत जरूर है, वरना राघव इतनी बेपरवाह हरकतें नहीं करता। फर्राट। तभी स्पिरिचुअल बोट धीरे धीरे रुकने लगी। क्या हुआ? सभी यात्री चौंक गए। कहीं बोट में कोई खराबी तो नहीं? संतोष का चेहरा पलट गया। इतनी जल्दी आ भी गए? सभी यात्रियों से निवेदन है, बोट में तकनीकी समस्या आई है। कृपया कुछ देर अपने कमरे में विश्राम करें। जैसे ही सुधार हो जाएगा, सूचित किया जाएगा। डेक पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और धीरे से बोला, ओह, तो यही बात है। यात्रियों ने राहत की सांस ली और अपने कमरों की ओर लौट गए। कुछ को शक था, मगर किसी ने विरोध नहीं किया। एसोसिएशन की ताकत सब जानते थे। अब डेक पर बस राघव, जोऊ बहने, संतोष और वह बूढ़ा व्यक्ति बचा था। वह बुजुर्ग सामने की ओर खड़ा था, सिर झुकाए, जैसे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। संतोष दूर से उसे देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अब वो लोग आ गए हैं, असली ताकतें। फुर्र फुर्र फुर्र। तभी बोट के ऊपर की स्पिरिचुअल एनर्जी की परत छंट गई। तेज हवा अंदर घुसने लगी। आसमान से एक दिव्य प्रकाश नीचे उतरा। धड़ाम। उस प्रकाश के साथ एक शक्तिशाली दबाव चारों ओर फैल गया। बूढ़ा व्यक्ति और संतोष पीछे हटते चले गए, लेकिन राघव, कणिका और रीना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अगले ही पल एक सफेद कपड़ों में युवक उस दिव्य प्रकाश से उतरकर डेक पर आया। प्रणाम लॉर्ड मानस। बूढ़ा व्यक्ति झुक गया। वह सफेद कपड़ों वाला युवक सीधे राघव की ओर देखता है और धीमे से पूछता है, क्या तुमने उन्हें मारा? एक मौका दे रहा हूं, क्या तुमने उसे मारा?
दिव्य प्रकाश से उतरे सफेद कपड़े वाले युवक ने हाथ पीछे बांधे शांति से ये शब्द कहे और सीधे राघव की तरफ देखा। ये आदमी बेहद ताकतवर है। राघव के पास खड़ी कणिका की खूबसूरत आंखों में गंभीरता थी। सिर्फ एक नजर में ही उसे ऐसा दबाव महसूस हुआ मानो वो एक झपक में सबको खत्म कर सकता है। पीछे खड़ी रीना तो इतनी हैरान थी कि एक कदम भी नहीं हिल सकी, पर राघव हमेशा की तरह शांत था। जेब में हाथ डाले सफेद कपड़े वाले उस युवक को देखते हुए बोला, हां, मैंने मारा। ये शब्द कहते ही आसमान और धरती के बीच का तेज तूफान एकदम थम गया। बादल रुक गए। हर तरफ जैसे एक पल को सब कुछ शांत हो गया। सफेद कपड़े वाला युवक नजरों से राघव को तौलता रहा। उसके बगल में खड़ा बुजुर्ग इतनी दहशत में था कि सांस तक लेने से डर रहा था। दूरी पर खड़े संतोष को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को पकड़ लिया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। कहते हैं कि स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन पूरे साउदर्न डोमेन में फैली है और उसके 13 वाइस प्रेसिडेंट हैं, हर एक बेहद ताकतवर। ये वही मानस होगा, उन्हीं 13 में से एक। संतोष का चेहरा स्याह पड़ गया। मानस, वाइस प्रेसिडेंट मानस। दूसरी ओर बुजुर्ग जिया वहीं बैठकर कांपने लगा। उस सफेद कपड़े वाले युवक से एक अनदेखा लेकिन बेहद खतरनाक दबाव पूरे माहौल में फैल गया। यहां तक कि आसमान और धरती की ऊर्जा तक उसकी मौजूदगी से हिल गई। ये कोई आम ताकतवर नहीं था। उसकी ताकत राजकुमार स्तर से भी ऊपर थी। मुझे ये जानने की जिज्ञासा है, एक मामूली दिव्य द्वार स्तर का लड़का आखिर किसी प्रिंस स्तर के योद्धा को कैसे हरा सकता है? सिर्फ अपनी बातों से? मानस ने राघव को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसकी हर बात में मानो स्वर्गीय नियमांसम की गूंज हो रही थी। हां, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पास खड़ी ये स्त्री इतनी ताकत रखती हो। वो कणिका की तरफ देखने लगा। कणिका की सांसें भारी थीं, शरीर तना हुआ था। वो कभी भी हमला कर सकती थी। अगर तुम यहां सिर्फ बकवास करने आए हो तो अब जा सकते हो, राघव ने बेपरवाही से जवाब दिया। मानस मुस्कुराया। बहुत घमंडी हो और बहुत बेवकूफ। मैं तुम्हें 10 सांसों का वक्त देता हूं, अपनी पहचान बता दो। राघव मुस्कुराया। बताने को कुछ नहीं है। मेरा नाम राघव है और मैं तुम्हें तुम्हारे एसोसिएशन के नियम सिखाने आया हूं। हां, नियम सिखाने? मानस पहले चौंका, फिर हंसा। इस दुनिया में ताकतवर ही नियम बनाते हैं और पूरे साउदर्न डोमेन में कोई भी हमारे एसोसिएशन से टकराने की हिम्मत नहीं करता। तुम पहले हो और आखिरी। तो क्या तुम्हें पता है कि जो मुझे, राघव को, नाराज करता है उसका क्या अंजाम होता है? बताओ, क्या अंजाम होता है? आत्मा का संपूर्ण विनाश, पुनर्जन्म का कोई रास्ता नहीं। मानस हंसने लगा। हा 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 हा, माफ करना, मैं आत्मा और पुनर्जन्म की इतनी गहराई नहीं जानता। कुछ प्रकाश डालोगे? घबराओ मत, जल्द ही देख लोगे। राघव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और अपनी आत्मिक शक्ति छोड़ दी। बूम! एक ही पल में उसकी आत्मिक ऊर्जा एक दिव्य तलवार की तरह मानस की आत्मा पर हमला करने लगी। क्या? मानस की हंसी एकदम रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे मौत उसके सिर पर मंडरा रही हो। पीछे हटो! उसने तुरंत छलांग लगाई और आसमान में उड़ने लगा। नीचे उतर! राघव ने गरजते हुए कहा। उसके शब्दों में था वचन अप नियम का प्रभाव। धड़ाम! मानस का शरीर एकदम नीचे आ गिरा और डेक पर जा गिरा। क्या? संतोष, बूढ़ा जिया और रीना सब स्तब्ध रह गए। कणिका की आंखें सिकुड़ गईं। ये हुआ क्या? मानस, जिसे अभी तक कोई हिला नहीं पाया था, वो बस एक दहाड़ में जमीन पर गिर गया। श्रीमान मानस! वो बूढ़ा आदमी दौड़ा, लेकिन मानस ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, आंखों में डर था। मानस खड़ा हुआ और आकाश की ओर झुकते हुए बोला, जो कोई भी सीनियर अभी छिपा बैठा है, कृपया सामने आए। मैं स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन का 13वां वाइस चेयरमैन मानस हूं। वो अब कांप रहा था। उसके आत्मा में जो हमला हुआ था, वो उसकी आत्मा को पूरी तरह तोड़ सकता था। तो सच में किसी सीनियर का हाथ है? संतोष हिल गया, लेकिन कणिका लगातार राघव को ही देखती रही। उसे पूरा यकीन था, यह किसी सीनियर का नहीं, खुद राघव का ही कमाल था। राघव, तुम में कितने राज छिपे हैं? अब राघव जेब में हाथ डाले हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम देखना चाहते थे ना, सच्ची आत्मा का विनाश? अब डर लग रहा है?
मानस की आंखें फड़क गईं। उसने फिर आकाश की तरफ देखा और कहा, सीनियर, अगर अभी नहीं निकले तो मुझे अपनी पूरी ताकत बुलानी पड़ेगी। अरे, मैं तो यही हूं ना, राघव ने लापरवाही से कहा। मानस की आंखों में अब खून उतर आया। अब तो मुझे तुम्हें पकड़कर ही उस सीनियर को बुलाना होगा। बूम! वो तेजी से राघव की तरफ दौड़ा। क्या मूर्ख इंसान हो जिनका जिक्र कहावतों में होता है, राघव हंस पड़ा। धड़ाम! अचानक मानस फिर जमीन पर गिर पड़ा, जोर की आवाज के साथ। आह! वो चीख उठा। चेहरा खून से लथपथ था। उसके अंदर की चेतना बुरी तरह हिल चुकी थी। श्रीमान मानस! बूढ़ा आदमी घबरा गया। मानस अब जमीन पर लौट रहा था, तड़प रहा था। राघव ने आत्मिक शक्ति वापस खींच ली और ठंडे स्वर में बोला, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे एसोसिएशन के लोग आएंगे, तो बुलाओ, बिल्कुल सबसे ताकतवर को बुलाओ। आज मैं तुम्हारे एसोसिएशन को नियमांसम का मतलब समझाऊंगा। मानस, जो जमीन पर गिरा पड़ा था, अब जोर जोर से सांसें ले रहा था, जैसे डूबता हुआ आदमी किनारे पर आ गया हो। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत को बुलाना शुरू कर दिया। जो भी स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन से टकराएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। बूम! पल भर में और भी भयानक आभा तेजी से पास आती हुई महसूस हुई। वो आभा समुंदर की तरह लहराती हुई आई और एक गूंजती हुई पुरानी आवाज गूंजी। कौन है जो हमारी स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन को ललकार रहा है? मानो 9 स्वर्गों से कोई देवता उतर आया हो। हर शब्द में एक दिव्य क्रोध था। एक प्राचीन भारी आवाज आकाश से गूंजी, मानो 9 स्वर्गों से कोई आदेश उतर रहा हो। इस आवाज में एक अपार दिव्य शक्ति छिपी थी। इसके तुरंत बाद एक बेहद भव्य वस्त्रों में सजा बुजुर्ग आसमान से उतरा। वह आकाश की ऊंचाई पर खड़ा हो गया और आत्मिक नौका के डेक पर खड़े राघव और बाकी लोगों को ऊपर से देखता रहा। उसकी उपस्थिति से एक ऐसा दबाव बना जैसे पर्वत ढह जाएं और नदियां उल्टी बहने लगें। संतोष, बुजुर्ग जिया और बाकियों का शरीर कांप उठा। वे इतने ज्यादा डर गए कि हिल भी नहीं पा रहे थे। केवल उनकी आंखें ही जरा जरा सी घूम पा रही थीं। इतना भयंकर प्रभाव! क्या तुम ही स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन के सबसे ताकतवर इंसान हो? राघव ने ऊपर देखकर शांत लहजे में पूछा। मैं छत्रपाल हूं, स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन का एक उपाध्यक्ष, बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। छत्रपाल! ये नाम सुनते ही संतोष और बुजुर्ग जिया पूरी तरह हिल गए। पूरा ईस्ट डेसोलेशन साउथ डोमेन जानता था कि छत्रपाल एक जबरदस्त ताकतवर व्यक्ति है। स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन के 13 उपाध्यक्षों में उसकी ताकत पहले 6 में गिनी जाती थी। बहुत ही खतरनाक। और मानस के मुकाबले तो कुछ भी नहीं। मानस 13 में सबसे कमजोर और सबसे कम उम्र का था। छत्रपाल अंकल, सावधान रहिए। इस लड़के के पीछे जो कोई है वो बेहद रहस्यमयी है और सीधे आत्मा पर वार कर सकता है। मानस, जो अब तक डेक से उठ चुका था, गंभीरता से बोला। छत्रपाल ने उसकी बात सुनकर हल्के से सिर हिलाया और बोला, चाहे वो कोई भी हो, जो भी स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन के खिलाफ जाएगा उसका अंत तय है। लड़के, चाहे तेरे पीछे कोई भी हो, आज तू जिंदा यहां से नहीं जाएगा। उसका स्वर ठंडा था, जैसे कोई तथ्य बयान कर रहा हो, और सच भी यही था। ईस्ट डेसोलेशन साउथ डोमेन में ऐसा कोई नहीं जो इस संगठन से सीधे टकरा सके। लेकिन आज राघव ने जो किया था वो सीधे स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन के मुंह पर तमाचा था। छत्रपाल जैसे उपाध्यक्ष भला उसे कैसे माफ कर सकता था? जिसे तुमने पीछे छुपाया है उसे सामने लाओ, छत्रपाल ने शांत स्वर में कहा। इसके साथ ही एक अदृश्य दबाव तीनों के ऊपर छा गया। राघव, कणिका और रीना, दोनों बहनों का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। सबसे ज्यादा असर राघव पर पड़ा, मानो हर दबाव उसी पर केंद्रित हो। उसे जमीन पर घुटनों के बल झुकाने की कोशिश की जा रही हो। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। राघव का शरीर हिलने लगा, जैसे अंदर से कोई धातु की आवाजें आ रही हों। बूम! लेकिन इसी दबाव के बीच उसके हाथों में बनी ताओ पैटर्न्स फैलने लगी। अब तक 10 जागृत ताओ पैटर्न थे, अब अचानक 8 और जाग उठे। उसके अंदर मानो कोई दैत्य जाग रहा था, चीखना चाहता था, पर राघव उसे जबरदस्ती दबाए हुए था। राघव जानता था, अगर उसने नियंत्रण खो दिया तो उसका मॉन्स्टर बॉडी ऐसा विस्फोट करेगा जो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक होगा।
इसलिए वो इस दबाव को आत्मा से नहीं रोक रहा था, बल्कि जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसका मॉन्स्टर बॉडी और जागे। तभी कणिका का दोहरा दिव्य शरीर फट पड़ा। सूर्य ज्वालामुखी शरीर और तपस्वी हिम शरीर, सूरज और चांद साथ हो गए। आकाश पृथ्वी का रंग बदल गया। उसके दोहरे दिव्य शरीर की ताकत से छत्रपाल का दबाव पल भर में खत्म हो गया। क्या? सारे लोग हक्के बक्के रह गए। ये दोहरा दिव्य शरीर। मानस के पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या तुम एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की पवित्र कन्या कणिका हो? संतोष भी दंग रह गया। तो वो अफवाह सच थी। एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की कणिका को दोहरा दिव्य शरीर मिला है। कणिका की इस शक्ति ने छत्रपाल को भी चौंका दिया। तो तुम एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की कन्या हो? उसने मुस्कुराकर कहा। तुम लोग हमारे स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन को चुनौती दे रहे हो, अपने पूरे सेक्ट को विनाश की ओर ले जा रहे हो। कणिका चुप रही, बस राघव को देखने लगी। अब राघव ने फिर पूछा, तो क्या तुम ही हो सबसे ताकतवर? छत्रपाल हंस पड़ा। तुम जैसे को खत्म करने के लिए क्या सबसे ताकतवर व्यक्ति को आने की जरूरत है? अच्छा, तो फिर मर जाओ, राघव ने शांत स्वर में कहा। छत्रपाल ने ठहाका लगाया। यह लड़का तो हद से ज्यादा बड़बोल। बूम! इससे पहले कि छत्रपाल अपनी बात पूरी करता, राघव की आत्मिक शक्ति फट पड़ी। छत्रपाल की आत्मा पल भर में नष्ट हो गई। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। वो सीधा मृत। उसका शरीर आकाश से गिरा और डेक पर धड़ाम से टकराया। छत्रपाल अंकल! मानस दहशत में चिल्लाया। मिस्टर छत्रपाल! बुजुर्ग दौड़ा, लेकिन जांच कर वो सन्न रह गया। मर गए? संतोष को जैसे किसी ने बिजली का झटका दे दिया। ये असंभव है, मानस बुदबुदाया। छत्रपाल अंकल को तो पवित्र भूमि और महान सेक्ट भी नहीं मार सकते थे। वो कैसे मर सकते हैं? उसे यकीन था कि राघव के पीछे कोई भयानक शक्ति है, इसीलिए वो छत्रपाल को लाया था। पर वो भी यूं ही मारा गया। तुमसे कहा था ना, सबसे ताकतवर को बुलाओ, राघव ने कहा। अब आवाज में झुंझलाहट थी। मानस अब डर के मारे कांप रहा था। युवराज, ये हमारी भूल थी। हम मुआवजा देने को तैयार हैं, कृपया। मैंने ये बकवास सुनने को नहीं कहा था। राघव की नजर घूमी। बूम! मानस चीख पड़ा। रक्त उसके नाक, कान, मुंह, आंख से बहने लगा। मैं बुलाता हूं, अभी बुलाता हूं। वो तुरंत अपनी आत्मिक शक्ति से संदेश भेजने लगा। राघव ने आत्मिक शक्ति वापस ले ली और शांत खड़ा रहा। मानस अब नौका के किनारे लेटा, कांपता रहा। ये इंसान नहीं, कोई राक्षस है। थोड़ी देर बाद स्विश! आकाश में दूर से एक काला बिंदु तेजी से पास आया। कुछ ही पल में एक लंबा चौड़ा बुजुर्ग हवा में कदम रखता हुआ पहुंचा। उसकी आभा मानो रक्त का समुद्र हो, लेकिन वो कोई घमंड नहीं लाया, बल्कि झुका और बोला, मुझे नहीं पता हमारी एसोसिएशन ने कौन सी भूल की। मैं चक्रदेव उसकी तरफ से क्षमा चाहता हूं। चक्रदेव! संतोष अब पूरी तरह सुन्न पड़ गया। स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन का दूसरा सबसे ताकतवर उपाध्यक्ष, पूरा साउदर्न डोमेन उसका लोहा मानता है, और आज वो भी सिर झुकाकर आया। चक्रदेव अंकल! मानस लड़खड़ाकर खड़ा हुआ। बूम! अगले ही पल चक्रदेव ने हवा में एक हथेली मारी। एक अदृश्य शक्ति ने मानस को कुचल दिया। सीनियर का अपमान मौत के लायक था। उसका स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। बेचारा मानस चीख तक नहीं सका। राघव ने एक नजर डाली और शांत लहजे में कहा, अच्छा है, थोड़ी समझदारी तो रखी है। समझदारी तो है तुम में, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ छी छी करके कहा और चक्रदेव की ओर देखा। चक्रदेव ने मजबूरी में मुस्कान दी। बुजुर्ग, बात को आराम से सुलझा लेते हैं, राघव ने हल्के अंदाज में कहा। मैंने भी तो आराम से ही बात की थी। बस तुम्हारी स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन के नियम इतने भारी भरकम हैं कि मुझे अपने भी कुछ नियम समझाने पड़े। चक्रदेव ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, यह मेरी ही लापरवाही थी जो हमें आपकी नजरों में मजाक बना दिया बुजुर्ग। तो बताओ, तुम्हारे स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन के नियम बड़े हैं या मेरे? राघव ने जेब में हाथ डालते हुए लापरवाही से पूछा। इस सवाल पर चक्रदेव को लगा जैसे वो किसी जानलेवा दलदल में फंस गया हो। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया और वो एक पल भी देर किए बिना बोला, बुजुर्ग के नियम सबसे ऊपर हैं,
हमारे एसोसिएशन के नियम तो बस आम लोगों के लिए हैं, आपकी जैसी महाशक्ति उन पर लागू नहीं होती। मजाक था क्या? ऐसी शक्ति के सामने नियम थोपना मतलब खुद की कब्र खोदना। इस दुनिया में नियम वही बनाता है जो ताकतवर हो, और जो कमजोर होता है वो बस उन्हें मानता है। लेकिन जब उससे भी ज्यादा ताकतवर कोई सामने आ जाए तो नियम भी कागज की पुड़िया बन जाते हैं। चक्रदेव की नजर में राघव एक ऐसी ही ताकत का प्रतीक बन चुका था। अगर बात संभाली नहीं गई तो पूरा एसोसिएशन मिट सकता था। इसीलिए आते ही उसने मानस को एक थप्पड़ में खत्म कर दिया। सिर्फ इसी से यह संकेत जा सकता था कि एसोसिएशन अपनी गलती मान चुका है। कांग्यून रोड का दूसरा युवा मास्टर, सेठ फैमिली का लड़का, मैंने ही मार डाला है, राघव ने शांत स्वर में कहा। चक्रदेव का चेहरा जरा भी नहीं बदला, हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ फैमिली कोई बड़ी बात नहीं, मैं खुद इस मामले को निपटा दूंगा। राघव के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। और एक 5 कड़ाही वाला रसायन वेत्ता जिसे मैंने अपाहिज कर दिया है, वो भी तुम्हारी देखरेख में था। अब अल्केमिस्ट गिल्ड से जो भी बात करनी हो वो तुम्हारे ही जिम्मे है। आखिर ये सब तुम्हारी स्पिरिचुअल बोट पर ही तो हुआ था, है ना? चक्रदेव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन जबड़े भींचते हुए बोला, जी, रसायनवेत्ता संघ से बातचीत हमारी टीम ही करेगी। समझदारी है तुम में बूढ़े। अच्छा लगा, राघव ने मुस्कुराकर कहा। चक्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन की गलती है और हमें ही इसकी कीमत चुकानी चाहिए। मगर अंदर ही अंदर चक्रदेव कड़वा घूंट पी रहा था, कुछ कह भी नहीं सकता था। सेठ फैमिली कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन रसायनवेत्ता संघ पूरे दांव झोऊ में फैली एक विशाल शक्ति। अच्छा हुआ कि बस एक 5 कड़ाही वाला ही था, थोड़ी बहुत घूस और रसूख से मामला संभाला जा सकता था। बुजुर्ग, अगर कुछ और सेवा हो तो आदेश दीजिए, चक्रदेव ने सिर झुकाकर कहा। बस अब जा सकते हो, मुझे अपने सेक्ट वापस लौटना है, राघव ने हाथ हिलाकर कहा। चक्रदेव ने झुककर विदा ली और डेक पर खड़े बूढ़े आदमी से बोला, बुजुर्ग का अच्छे से ध्यान रखना, और वो रसायनवेत्ता जिसे बुजुर्ग ने जिक्र किया उसे संभालना अब तुम्हारा काम है। हां? बूढ़ा चौंक कर बोला, जी बुजुर्ग चक्रदेव। चक्रदेव ने उसे एक ठंडी नजर दी और छत्रपाल की लाश लेकर निकल गया। आज वाकई स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन पर बहुत बड़ी आफत आई थी। रास्ते में छत्रपाल की लाश की जांच करते हुए चक्रदेव भीतर तक हिल गया। शरीर में तो कोई चोट नहीं है, यानी उस रहस्यमय ताकत ने सीधे दिव्य आत्मा को मिटा डाला। क्या वो शक्ति हमारे अध्यक्ष के बराबर है? उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अच्छा हुआ समय रहते सिर झुका दिया, नहीं तो एसोसिएशन कब का खाक हो चुका होता। वहीं दूसरी ओर बोट पर बूढ़े आदमी ने आदेश मानते हुए दिलीप को खत्म कर दिया। मरते मरते दिलीप माफी मांगता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओल्ड जिया ने राघव और दोनों बहनों को फिर से फर्स्ट क्लास कमरे दिलवाए और इस बार एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं लिया। उसे अब सच में समझ आ गया था, ऊपर वाला हमेशा होता है। कभी वो गर्व से कहता फिरता था कि गगन कितना शक्तिशाली है, अब समझ आ गया वो तो कुछ भी नहीं। संतोष भी दंग और खुश दोनों था। सब निपटने के बाद वो भागा भागा राघव के पास आया दवाओं की बात करने, लेकिन राघव ने थकावट का हवाला देते हुए मना कर दिया और कहा, एम्परर इमॉर्टल सेक्ट में मिलना। संतोष मान गया, लेकिन मन ही मन तय कर लिया, एम्परर इमॉर्टल सेक्ट से संबंध अच्छे रखने होंगे। सुनने में आया है कि उनका हाल बुरा है, मैं अपनी सेक्ट से 2 औषधि क्षेत्र वहां भेज दूंगा। तुम ठीक हो? कणिका ने नरमी से पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी जब वो बिस्तर पर थके पीले पड़े राघव को देख रही थी। ठीक हूं, राघव ने धीरे से कहा, बस थोड़ी नींद चाहिए, पहुंचे तो जगा देना। इतना कहकर वो आंखें बंद करके सो गया। आज दिव्य आत्मा की ताकत का जो उपयोग हुआ था उससे वो थकान की चरम सीमा पर था। हालांकि उसका ताइचू होंगमंग आद्य प्राचीन ताओवादी तकनीक आत्मा की शक्ति को जल्दी रिकवर करती थी, पर इतनी जल्दी दोबारा उपयोग करना आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता था। तब तक आराम करो, कणिका ने मुस्कुराकर कहा। वो एक तक उसे देखती रही जब तक वो गहरी नींद में नहीं चला गया। वो सचमुच थका हुआ था। दीदी जरा आओ,
रीना ने दरवाजे से धीरे से कहा। पीछे देखे बिना कणिका ने हल्के स्वर में कहा, रीना, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। तुम बस ये जानो कि वो तुम्हारे जीजा जी हैं, मेरे पति, बस यही काफी है। उसके क्या रहस्य हैं, वो जब चाहेगा खुद बताएगा, समझी? रीना ने होंठ भींचते हुए सिर हिला दिया। समझ गई। उसे लगता था राघव बहुत रहस्यमय है, लेकिन बहन की बात ने उसे चुप करा दिया। उसने देखा था, जब राघव पागल जैसा था तब भी दीदी उसी तरह उसका साथ देती थी। आज भी उससे कहीं ज्यादा लगाव है। रीना कमरे से निकल गई और बुदबुदाई, दीदी, उस लड़के से जरा संभल कर रहना। और राघव, अगर तुमने मेरी दीदी को जरा भी दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। स्पिरिचुअल बोट बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही थी। रात होते होते वो लिएतियान स्वर्गीय राष्ट्र की एम्परर नगरी पहुंच चुके थे। क्योंकि स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन का एम्परर इमॉर्टल सेक्ट तक कोई सीधा मार्ग नहीं था, इसलिए उन्हें पहले एम्परर नगरी आना पड़ा। एसोसिएशन ने पहले से ही उनके लिए ठहरने और क्लाउड हेवन पैवेलियन में डिनर की व्यवस्था कर दी थी, जो एम्परर नगरी का सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां था। कहा जाता है कि उसके मालिक का एसोसिएशन से गहरा रिश्ता है, पर क्या रिश्ता कोई नहीं जानता। कणिका तो मना करना चाहती थी आराम के लिए, लेकिन राघव ने तुरंत हां कर दी। कहा, भूख लगी है, ताकत भरनी है। उसे इतनी थकी हालत में देखकर कणिका भी मना नहीं कर पाई और तीनों क्लाउड हेवन पैवेलियन पहुंच गए। क्लाउड हेवन पैवेलियन वाकई अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार भरा हुआ था। रात होने के बावजूद भीड़ से गुलजार। क्लाउड हेवन पैवेलियन, बचपन में एक बार आई थी मैं यहां, रीना ने हल्की यादों में खोकर कहा। आज जी भर के खाना, बिल हम नहीं भर रहे, राघव हंसते हुए बोला। तीनों अंदर गए। तुरंत उनका स्वागत हुआ और उन्हें एक फर्स्ट क्लास प्राइवेट रूम में ले जाया गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें झटका लगा, क्योंकि कमरे में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। आदमी मंझले उम्र का लग रहा था, जिसमें एक स्वाभाविक रौब था। औरत लगभग 20-22 की रही होगी, नौजवान और बेहद खूबसूरत। कणिका। जैसे ही राघव, कणिका और रीना उस खास मेहमान कक्ष में दाखिल हुए, उस लड़की की आंखें हैरानी से फैल गईं। आलिया? कणिका ने उसे देखकर हल्का सा भौं चढ़ाया। पहचानती हो? राघव ने उसकी ओर देखकर पूछा। कणिका ने हल्के से सिर हिला दिया। वो जान पहचान वाली नहीं, बल्कि दुश्मन ही कह सकते थे। तुम यहां कर क्या रही हो? आलिया ने खुद को संभाला, फिर नाक सिकोड़ते हुए बोली, आलिया, ज्यादा बदतमीजी मत करो। उसके पास खड़े अधेड़ पुरुष ने गंभीर स्वर में टोका और फिर राघव की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आप तीनों ही वो खास मेहमान हैं जिनका जिक्र एल्डर हे ने किया था। मैं चंदन हूं, क्लाउड हेवन पवेलियन का उप प्रमुख। थोड़ी देर से स्वागत करने के लिए क्षमा चाहता हूं। पापा, यही हैं वो मेहमान जिनकी आप बात कर रहे थे। आप जरूर किसी और को समझ रहे हैं। आलिया की आवाज तेज हो गई। ये कणिका वही संत है जिसने उस पागल से शादी की थी। पागल तो तू है। रीना को गुस्सा आ गया। उसने आलिया को घूरते हुए जवाब दिया, क्या स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन ने हमें खाने पर बुलाया था या किसी चलती फिरती टॉयलेट को देखने? राघव ने चिढ़कर आंखें घुमाईं। कणिका और रीना दोनों की शक्लें थोड़ी अजीब हो गईं। क्या यह शाब्दिक गाली थी? चलती फिरती टॉयलेट? आलिया को समझ नहीं आया, लेकिन बाकी दो के हाव भाव देखकर उसे मतलब समझ आ गया और वो तिलमिला उठी। तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैं तुझे अभी मार डालूंगी। वो कुछ करने ही वाली थी कि बस कर। चंदन ने जोर से मेज पर हाथ मारा, गुस्से में गरजते हुए बोला, बैठ जा। आलिया रोने को हो गई। घूरती हुई कणिका को देखती रही। बचपन से लाडलीच प्यार में पली थी। अब उसके पापा ही उसके सामने इन अजनबियों के लिए उसे डांट रहे थे। मैं खाना नहीं खा रही। गुस्से से भरी आंखों के साथ आलिया उठी और बड़बड़ाते हुए बोली, तुम सबको मैं दिखा दूंगी। दरवाजा जोर से बंद करके चली गई। अब जब टॉयलेट जा चुकी है तो खाना शुरू किया जाए। राघव मुस्कुराया। निकम्मी लड़की। चंदन की शक्ल बिगड़ गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, बच्ची की सही परवरिश न कर सका, माफ कीजिए। असल में स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन के कहने पर उसे इन तीनों खास मेहमानों का स्वागत करना था। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी का इनसे कोई झगड़ा है।
अब वो खुद को बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन आदेश ऊपर से आया था। इन्हें किसी भी हाल में नाराज नहीं करना था। बच्चों की बदतमीजी कोई बड़ी बात नहीं, राघव हंसते हुए बोला, और तीनों ने अपनी जगह ली। जब वो असली कल्टीवेशन की दुनिया में जाएगी तो बहुत लोग उसे सीधा कर देंगे। उसने बहुत लोगों को देखा था ऐसे, और कईयों को खुद मार भी चुका था। अगर आलिया खुद ही मुसीबत मोल लेती है तो दोष उसी का होगा। चंदन का चेहरा थोड़ा और उतर गया, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए बात बदली। आप लोग थक गए होंगे, मैं अभी खाना भिजवाता हूं। उसने चुटकी बजाई और फिर नौकर एक के बाद एक डिश लाने लगे। पल भर में टेबल पर 108 डिशें सज चुकी थीं। एक खास डिश, ड्रैगन सोरिंग ओवर सी, सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी। कहा जा रहा था कि वो फ्लड ड्रैगन की नसों से बनी है। ढक्कन हटते ही जबरदस्त खुशबू फैल गई और हल्के से फ्लड ड्रैगन की गूंज सुनाई दी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। रीना की आंखें चमक गईं। वो खुद एम्परर इमॉर्टल सेक्ट की राजकुमारी थी, पर ऐसा व्यंजन उसने पहले नहीं देखा था। कृपया आराम से भोजन करें, चंदन ने गर्व के साथ कहा। राघव ने डिश की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाते हुए बोला, बस दिखावा है। ये सिर्फ जंगली सांड की नस है और उस पर ड्रैगन की आवाज डाली हुई है। क्या? रीना चौंक गई। ये फ्लड ड्रैगन की नस नहीं है? तुमने कभी फ्लड ड्रैगन देखा है? राघव ने पूछा। नहीं, उसने सिर हिला दिया। सचमुच का फ्लड ड्रैगन अगर सबसे कमजोर भी हो तो भी किसी ऊपरी देश का रक्षक देवता हो सकता है। उसकी नस मिलना आसान नहीं है। क्या बात कर रहे हो? रीना अब भी शक में थी। चंदन ने लाजवाब होते हुए कहा, युवराज ने सही कहा। असल में यह डिश जंगली सांड की नसों से बनी है, लेकिन उस सांड में फ्लड ड्रैगन की रक्त रेखा थी। इसे खाना कल्टीवेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। जहां तक असली फ्लड ड्रैगन की बात है, लीतियान देश के 4 महान जनरलों में से एक जनरल सुजीत के पास एक फ्लड ड्रैगन है जो उसकी सवारी है, और वो एक 6ठे दर्जे का डेमन बीस्ट है। 6ठे दर्जे का डेमन बीस्ट? यानी राजकुमार के बराबर? रीना दंग रह गई। बिल्कुल, चंदन हंसा। वो तो राजा जैसे होते हैं, और जनरल सुजीत के पास एक ऐसा डेमन बीस्ट है। सुजीत? राघव हंस पड़ा। ये तो वही है जिसे मैंने एक थप्पड़ में बेहोश कर दिया था। और ये जनरल है? आप जरूर जनरल सुजीत के नाम से परिचित होंगे, चंदन ने मुस्कुराकर कहा। हां हां, जानता हूं। राघव ने मुस्कुराहट दबाई और सिर हिलाया। लेकिन अगर आप कहते हैं कि उसकी सवारी असली फ्लड ड्रैगन है तो आप मजाक कर रहे हैं। असल फ्लड ड्रैगन को आप किसी डेमन बीस्ट रैंक से माप ही नहीं सकते। क्या आपने असली फ्लड ड्रैगन देखा है? चंदन ने पूछा। मैंने तो एक तालाब में पाले थे, शायद 10,000 के आसपास, राघव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। पफ्स! रीना, जो चाय पी रही थी, चौंक कर चाय थूक बैठी। कणिका ने माथा पकड़ लिया। फिर शुरू हो गया ये। चंदन का चेहरा भी अजीब सा हो गया। वो राघव को घूर रहा था और सोच रहा था, अगर ऊपर से आदेश ना होता तो अभी उठकर एक थप्पड़ देता इसे। क्या बकवास करता है ये बंदा। पतिदेव, पहले खा लीजिए, ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं रहेगा, कणिका ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। हां हां, बिल्कुल सही। खाना ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा, चंदन ने भी सहमति जताई। ठीक है, फिर खा लेते हैं, बाकी कहानियां फिर कभी। राघव मुस्कुराया और खाने की ओर बढ़ा। उसने दिल खोलकर खाना शुरू कर दिया। असल में आत्मा शक्ति के साथ साथ शरीर पर भी गहरा असर होता था, और उसका शरीर, जो अभी हाल ही में जागृत हुआ था, ऊर्जा की भारी खपत झेल रहा था। और ऐसी थकावट का सबसे बढ़िया इलाज था खाना। चाहे वो औषधियां हों, स्पिरिचुअल एनर्जी, दुश्मन हो या खुद ब्रह्मांड की ताकतें, वो सब कुछ हजम कर लेता था। ये दावत करीब 2 घंटे चली। ज्यादातर खाया तो राघव ने, बाकी लोग सिर्फ देख रहे थे। चंदन हैरान था। इतनी भूख वाला इंसान पहली बार देखा। भोजन के बाद चंदन ने उन्हें खुद बाहर तक छोड़ा, पूरी इज्जत के साथ। लेकिन जब राघव और उसका दल अपने कमरे की ओर जा रहे थे, तभी कोई सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आलिया। अब जाकर खाना खत्म हुआ? उसकी आंखों में अब भी नफरत की चिंगारी थी। अभी खाना खा लिया? आलिया ने झरभरी निगाहों से राघव और उसकी 2 साथियों का रास्ता रोकते हुए कहा। उसके साथ करीब दर्जन भर नौजवान खड़े थे।
कुछ लड़के, कुछ लड़कियां। इन सभी की एक ही पहचान थी, ये सब लीतियान एकेडमी के छात्र थे और आलिया भी उसी एकेडमी से थी। इस वक्त इन लोगों ने राघव और उसके साथियों को घेर रखा था और उनके चेहरों पर साफ दुश्मनी झलक रही थी। भाई मनीष वही है जिसने अभी मुझे नीचा दिखाया था, आलिया ने एक नौजवान के बाजू में बाहें डालते हुए कहा और राघव की तरफ इशारा किया। वो नौजवान दिखने में काफी हैंडसम था और उसके व्यक्तित्व से साफ झलकता था कि उसका बैकग्राउंड बहुत ऊंचा है। मिस कणिका, उसने हमला करने से पहले कणिका को झुककर नमस्कार किया। कणिका ने उसकी ओर देखा और हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। भाई मनीष, आलिया ये देखकर और भड़क गई। उस नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आलिया ने बताया था कि कणिका के साथ जो लड़का था उसने बुरी बातें कही थीं। मैं उसी का हिसाब लेने आया हूं। बुरी बातें? राघव ने जेब में हाथ डाले हुए मुंह में तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा। कहां लगी चोट, दिखाओ तो जरा। उस लड़के की भौहें तन गईं और उसने कहा, तेरे हाव भाव देखकर तो लगता है तू कोई गली का छिछोरा है। बाकी लोग भी राघव को घूर रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। ये कहीं बाहर का कोई लौंडा लगता है जो कणिका को पटाकर यहां आ गया। दिखने में थोड़ा ठीक है लेकिन दिमाग से पैदल है, जैसी उसके घर का आदमी है। बिल्कुल, और ऊपर से इतने अकड़ में घूम रहा है जैसे कोई बड़ा आदमी हो। इन बातों से कणिका की आंखों में बर्फ सी ठंडक आ गई। रीना तो गुस्से से लाल हो गई थी, बस फटने ही वाली थी, लेकिन राघव ने हाथ उठाकर उसे रोका और मुस्कुराकर उस लड़के से कहा, लगता है तुम्हें ये आलिया पसंद है ना? उस लड़के का चेहरा सख्त हो गया। बकवास बंद कर, आज माफी मांगनी ही पड़ेगी, वरना इस इंपीरियल सिटी से जिंदा नहीं जा सकेगा। आलिया भी घूरती हुई बोली, इसने मुझे घुमंतु शौचालय कहा था, इस बात को कैसे छोड़ दूं? राघव ने बोरियत से कंधे उचकाए। हर जगह कोई न कोई लड़ाई मोल लेने चला आता है, कितना बोरिंग है। ठीक है बच्चों, अब घर जाओ, रात हो गई है, लोगों को सोने दो। वह जम्हाई लेकर जाने लगा। अरे, ये खुद हमसे छोटा दिख रहा है और बातें ऐसी कर रहा है जैसे 100 साल पुराना सीनियर हो, कोई बोला। तभी एक 20-22 साल का शाही लिबास पहने लड़का आगे आया और रास्ता रोककर बोला, कहां जा रहा है? भाई सार्थक, इस बदतमीज को सबक सिखाओ, किसी ने उकसाया। कणिका सख्ती से बोली, मनीष, तुम लोग झगड़ा शुरू करना चाहते हो क्या? वो लोग कणिका को पहले से जानते थे। हर साल इंपीरियल एक्सचेंज के दौरान कणिका और लेंग यीफान ने लीतियान एकेडमी के पूरे बैच को हराया था। मनीष खुद कणिका से हार चुका था। मनीष ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस आलिया के लिए न्याय चाहता हूं। आलिया बोली, कणिका, यह जगह तुम्हारा इंपीरियल सेक्ट नहीं है, यहां किसी को भी सबक सिखाया जा सकता है। कणिका की नजरों में बर्फ सी ठंडक और गहरी हो गई। तभी वो लड़का बोला, रास्ता रोक रहे हैं तो क्या हुआ? मेरे पैरों के नीचे से रेंग कर निकलो और माफी मांगो, बात यहीं खत्म हो जाएगी। वो लड़का सार्थक अभी बस 20 का था, लेकिन पहले से ही दांव प्लेटफॉर्म के 8वें स्तर पर था। बाकी लोग चिल्लाए, हां हां, रेंग के निकलो, हा हा हा। गली में बाकी लोग दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पागल हो गए हो क्या? वो सब इंपीरियल सिटी की अमीर घरानों से हैं, कोई रोकने गया तो अगले दिन लाश मिलेगी, किसी ने कहा। किसी ने कहा, यहां ये रोज होता है, जो रोक सकता है वो रोकता नहीं, जो रोकना चाहता है वो रोक नहीं सकता। खामांसश रहो, बच जाओ। बोल, रेंगेगा या नहीं? सार्थक ने हिकारत से पूछा। किसी भी कल्टीवेटर के लिए यह सबसे बड़ी बेइज्जती होती है, पांवों के नीचे से रेंगना। यह आत्मा तोड़ देने वाला अपमान है। लेकिन तभी शीत लहर सी हवा बहने लगी, मानो बर्फबारी वाली रात हो और सब कुछ जम गया हो। सबका ध्यान कणिका की ओर गया। उनकी आंखों में डर तैर गया। राजकुमारी, धड़ाम! लेकिन तभी राघव ने अचानक बिजली जैसी फुर्ती से हमला कर दिया। उसकी हथेली सीधे सार्थक के दांतीय केंद्र पर पड़ी। पर्पल हैंड थंडर तुरंत एक्टिवेट हो गया। बिल्कुल महीन बिजली की धार सीधे उसकी त्वचा में समा गई। धड़ाम! सार्थक हवा में उड़ा और मुंह से खून उगलते हुए जमीन पर गिरा। सार्थक! मनीष उसे पकड़ने दौड़ा। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके पैरों में झटका लगा
और उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा। बाकी सबके चेहरे भी अब डर से सफेद पड़ गए। सार्थक जमीन पर पड़ा कांप रहा था। तूने मेरी दांव प्लेटफॉर्म तोड़ दी क्या? सब चौंक गए। वो तो दांव प्लेटफॉर्म के 9वें स्तर पर था और ये तो बस डिवाइन गेट रियल में है, फिर भी उसे हरा दिया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई, यहां तक कि आलिया के चेहरे पर भी डर झलकने लगा। मनीष चीखा, तूने धोखे से हमला किया। क्योंकि सबका ध्यान कनिका की आभा पर था। किसी ने भी राघव को हमला करते नहीं देखा। धोखा? राघव हंसा। तुम्हारे बड़ों ने नहीं सिखाया? दुश्मन पर दया नहीं दिखानी चाहिए। यह तो बस छोटी सी सजा है। अगर तुम लोग अब भी अक्ल से काम नहीं लोगे तो तुम्हारे पूरे खानदान को ही मिटा दूंगा। समझे बच्चों? राघव के हल्के बोल उनके कानों में आग बनकर गिरे। तू डिवाइन गेट पर है और इतनी बकवास कर रहा है? मनीष गरज उठा। अब तो गया तू। हे फैमिली, तेरा सिर काट के सिटी गेट पर टांगेगी। किसी और ने भी चीख कर कहा। सार्थक इंपीरियल सिटी की मशहूर है फैमिली का बेटा था। अब उसकी दांव प्लेटफॉर्म सबके सामने तोड़ दी गई थी। ये एक सीधा वार था पूरे खानदान पर। राघव ने धीरे से भौहें उठाई। तो अब बात इतनी बढ़ानी है? ठीक है, फिर तुम सबके लिए तबाही शुरू होने वाली है। आलिया, ये क्या कर रही हो? तभी दूर से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। जैसे ही मनीष हमला करने वाला था, छोटी शुए, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? एक गुस्से से भरी हुई आवाज दूर से आई। आलिया का चेहरा एकदम बदल गया। भीड़ ने आवाज की दिशा में देखा और वो आ गया। लोकेश! जैसे ही सबने देखा कि वो कौन है, सारे नौजवान लड़के लड़कियां चौंक गए। लोकेश? क्या वो आलिया का भाई नहीं है? वो भी लियतियान अकादमी का ही छात्र था और मनीष वगैरह से कहीं ज्यादा ताकतवर। सबसे अहम बात, वो था क्लाउड हेवन पवेलियन के डिप्टी पेविलियन मास्टर चंदन का बेटा। क्लाउड हेवन पवेलियन, ये नाम ही शाही राजधानी में डर पैदा करता था और उसका डिप्टी पेविलियन मास्टर राजधानी के ऊपरी तबके में बहुत प्रभाव रखता था। सीनियर ब्रदर लोकेश, सबने आदर से पुकारा, इवन मनीष ने भी। भाई, आप यहां क्या कर रहे हो? आलिया ने पूछा। मैं यहां क्यों आया? अगर मैं ना आता तो तुम लोग जाने क्या कर बैठते यंग मास्टर राघव से। लोकेश का चेहरा सख्त था। उसने आलिया को घूरा और फिर राघव की ओर देखा। चेहरे पर बनावटी मुस्कान और धीमी आवाज में बोला, यंग मास्टर सब ठीक है? ये देख मनीष और बाकी सब हक्के बक्के रह गए। यंग मास्टर, ये आदमी कौन है जो लोकेश जैसे जीनियस को झुकने पर मजबूर कर रहा है? राघव ने जेबों में हाथ डाले शांत अंदाज में कहा, सब ठीक है। ये तो बहुत अच्छा है। यंग मास्टर कहां ठहरे हैं? मैं खुद छोड़कर आऊं? लोकेश ने पूछा। जरूरत नहीं, इन लोगों का ध्यान रख लो बस, राघव ने हाथ हिलाकर कहा। ठीक है यंग मास्टर, अपना ध्यान रखना, लोकेश ने झुककर कहा। रुको! तभी मनीष दोबारा रास्ता रोकते हुए बोला, तुमने सार्थक का डाउ प्लेटफॉर्म तोड़ा और अब ऐसे ही चले जाओगे? सार्थक? लोकेश की आंखें संकरी हुईं। वो पटेल फैमिली वाला? मनीष ने धीरे से सिर हिलाया। ब्रदर लोकेश, इस आदमी ने सार्थक पर हमला कर डाउ प्लेटफॉर्म तबाह कर दिया। यह मामला हल्का नहीं है। लोकेश का चेहरा और सख्त हो गया। उसने आलिया को घूरा। आलिया सहम गई, सर झुका लिया। उसे क्या पता था कि राघव इतना खतरनाक निकलेगा। अब मामला हाथ से बाहर हो चुका था। लोकेश चुपचाप सार्थक के पास गया। उसकी हालत देखी, एक ही वार में प्लेटफॉर्म खत्म। ये यंग मास्टर राघव, इतनी कम उम्र में इतनी ताकत और ये बिजली की तकनीक, ये तो वाकई असाधारण है। उसे अपने पिता की बात याद आई। इस युवक से उलझना मत, इसके पीछे साउदर्न डोमेन का कोई बड़ा रहस्य छुपा है। अब तो मुश्किल हो गई थी। लोकेश को गुस्सा आ गया। जैसे ही उसे अपनी बहन की हरकतों की खबर मिली, वो तुरंत भागा चला आया। अब वो मनीष को देखकर बोला, अब से कहो कि मैंने सार्थक को घायल किया है। इसका यंग मास्टर राघव से कोई लेना देना नहीं। पटेल फैमिली को शिकायत करनी है तो क्लाउड हेवन पवेलियन आए। तुम लोग यंग मास्टर का रास्ता नहीं रोकोगे, समझे? पूरी भीड़ सन्न रह गई। भाई, आप ये क्या कर रहे हो? साफ साफ वही आदमी सार्थक को घायल कर गया। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आलिया बौखलाई। छटाक! लोकेश ने जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। चुप रहो! आलिया स्तब्ध रह गई। आपने मुझ पर हाथ उठाया किसी बाहरी के लिए?
अब तक उसने कभी अपने भाई से डांट तक नहीं खाई थी, और आज एक तमाचा। घर चलो, वहीं बात करेंगे, लोकेश ने सख्ती से कहा। उसे पता था अगर आज राघव के सामने आलिया को माफ कर देता तो असल में उसी का नुकसान होता। लोकेश, क्या तुम वाकई उस आदमी को बचाओगे? मनीष ने तिरछा देखा। अगर मेरी बहन की मदद करनी है तो मेरी बात मानो, वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते, लोकेश ने गंभीर स्वर में कहा। मनीष का दिल दहल गया। लोकेश का यह रवैया और राघव की ताकत, ये कोई मामूली आदमी नहीं था। कौन है ये? कणिका के साथ कैसे? रास्ता दो, राघव ने ठंडी आवाज में कहा। लोकेश वाकई बहुत समझदार निकला। अगर वो ना आता तो मनीष जमीन पर पड़ा होता। मनीष ने एक गहरी नजर डाली और रास्ते से हट गया। चलो जानू, अब घर चलें और सोएं। राघव ने कणिका की ओर देखा और मुस्कुराया। कणिका ने हल्के से सिर हिलाया, कदम उसके साथ बढ़ा दिए। जानू, भीड़ दंग रह गई। क्या ये वही कुख्यात बेवकूफ दामाद है? सब चौंक गए, यहां तक कि लोकेश भी स्तब्ध रह गया। ये वाकई कणिका का पति, जिसे सबने पागल और अपंग समझा? शायद ये ही है, नाम भी ये है, कणिका के साथ भी है। लोकेश मन ही मन कांप उठा। सच में अफवाहें कभी भरोसे के काबिल नहीं होती। कणिका जैसी राजकुमारी क्या सच में किसी मंदबुद्धि से शादी करती? नहीं, यह तो कोई बहुत गहरी चाल है। एम्परर इमॉर्टल सेक्ट तो गजब की राजनीति करता है, लोकेश ने सोचा। इसी वक्त एक सेना दूर से आती दिखी। अरे, वो तो जनरल फायरी फ्लेम की सेना है। भीड़ चौंकी। मनीष और बाकी सबने देखा, चेहरों पर श्रद्धा थी। जनरल फायरी फ्लेम यानी सुजीत की लियतियान हेवेनली कंट्री के 4 महाजनरलों में से एक। वो इस तरफ ही आ रहे हैं। सब चौंक पड़े। लोकेश और मनीष दोनों के माथे पर बल। सेना के आगे सुजीत की अपने अग्निकीय घोड़े पर सवार था। उसकी आंखें चाकू जैसी धारदार थीं और उनमें नफरत की आग। ओह राघव, राजधानी में दिख ही गया, आज उस तीर का बदला मिल जाएगा। उस दिन वो लियतियान देश का प्रतिनिधि बनकर एम्परर इमॉर्टल सेक्ट गया था, लेकिन वहां उसे बेहोश कर बाहर फेंक दिया गया। पूरे साम्राज्य में उसकी बेइज्जती हो चुकी थी और इसकी जड़ था राघव। आज बस वो पवेलियन जाने वाला था, लेकिन किस्मत ने आमना सामना करवा दिया। वो एक पल भी नहीं रुका, सीधे राघव की ओर चला। राघव, कणिका और रीना जो जा ही रहे थे रुक गए। कणिका पलटी और उसकी तलवार एकदम म्यान से बाहर निकली। धड़ाम! उसी पल उसकी दोहरी दिव्य शक्तियां फायरिसन और मिस्टिक आइस फट पड़ी। एक शाही प्रभा ऐसे लहराई जैसे कोई समंदर उमड़ पड़ा हो। लोकेश, मनीष, आलिया, सबकी रंगत उड़ गई। क्या भयानक प्रभा है ये! अगर हमने रोका होता हम ही खत्म हो जाते। सिर्फ 1 साल में प्रिंस रियलम तक पहुंच गई। कैसी रफ्तार है ये! भीड़ स्तब्ध थी। नहीं, क्या सुजीत की सच में मिस्टर चंद्रवंशी के पीछे आया है? लोकेश का चेहरा उतर गया और जैसे उसकी शंका सही साबित हो गई हो, सुजीत की बाकी सबको नजरअंदाज कर सीधा राघव की ओर बढ़ गया। कौन है ये आदमी? रीना ने सुजीत की से निकलती खतरनाक आभा को महसूस किया और डरकर राघव के पीछे छिप गई। एक मूर्ख! राघव ने आते हुए सुजीत की ओर देखा और होंठों को तिरछा किया। क्या पिछली हार से भी सबक नहीं मिला था उसे? अब भी मुसीबत मोल लेने आ गया। जनरल सुजीत, ये सब क्या है? लोकेश ने दांत भींचे, आगे बढ़ा और सुजीत की को सलाम किया। जनरल सुजीत! मनीष और बाकी लोग भी तुरंत झुक गए। तो ये हैं लियतियान अकादमी के छात्र? सुजीत की ने आखिरकार लोकेश, मनीष और बाकी लोगों को देखा। हल्की मुस्कान के साथ कहा, फायर आर्मी अपना काम कर रही है। तुम लोग वापस जाओ, वरना घायल हो गए तो तुम्हारे बुजुर्गों को जवाब देना पड़ेगा। मनीष भाई, शायद हमें चले जाना चाहिए। जनरल सुजीत इन दिनों बहुत गुस्से में रहते हैं, एक छात्र ने डरते हुए फुसफुसाया। मनीष ने सुजीत की को देखा, फिर राघव, कणिका और बाकी 2 को देखा, फिर धीरे से कहा, कोई जल्दी नहीं, एक तरफ चलकर तमाशा देखते हैं। फिर वह आलिया, सार्थक वगैरह को लेकर एक कोने में जा खड़ा हुआ। उन्हें हटते देख सुजीत की के चेहरे पर संतोष दिखा, पर जैसे ही उसने देखा कि लोकेश अब भी सामने खड़ा है, उसकी भौहें तन गईं। लोकेश, अब क्या चाहिए तुझे? सुजीत की ने लोकेश को पहचाना। लोकेश की पहचान छोटी नहीं थी। क्लाउड हेवन पवेलियन के डिप्टी पैविलियन मास्टर का बेटा, लियतियान अकादमी का अंदरूनी शिष्य
और वाइस डीन का सीधा शागिर्द। इसलिए सुजीत की का रवैया उसके लिए कुछ नरम था, पर फिर भी वो सुजीत की था। ली तियान देश के 4 महाजनरलों में से एक। लोकेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, मैं पूछना चाहता हूं, जनरल सुजीत यहां किस उद्देश्य से आए हैं? सुजीत की ने धीरे से आंखें संकरी की, फिर अपनी नजर राघव पर टिका दी और बोला, ली तियान देश अब एम्परर इमॉर्टल सेक्ट से पूरी तरह आजाद हो चुका है। अब हम उनके अधीन नहीं हैं, और अब मैं देख रहा हूं कि उनकी संतानें शाही राजधानी में घूम रही हैं। ये तो सीधा सीधा हमारे देश को चुनौती देना हुआ। मैं यहां एक को गिरफ्तार करने आया हूं। कुछ आपत्ति है? सुजीत की बेवकूफ नहीं था, बल्कि बहुत चालाक था। उसे लग गया था कि राघव और लोकेश एक दूसरे को जानते हैं, तो वो सीधे आरोप मढ़कर दबाव बनाना चाहता था। लोकेश का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। ये उसके बस से बाहर की बात थी। उसने दांत भींचकर कदम पीछे लिए और बोला, मैं आपत्ति करने की हिम्मत नहीं रखता। सुजीत की मुस्कान नहीं बदली। उसने यही उम्मीद की थी। वो कोई मामूली सैनिक नहीं था। केवल सीलिंग किंग रैंक के राजकुमार या खुद एम्परर ही उसे टक्कर दे सकते थे। लोकेश का बैकग्राउंड भले ही अच्छा हो, लेकिन क्लाउड हेवन पवेलियन भी लियतियान देश के अंदर ही आता था। लगता है जनरल सुजीत से ये लोग नहीं बच पाएंगे, मनीष और बाकी लोग सोचने लगे। जैसे मनीष ने अंदाजा लगाया था, सुजीत की का अहंकार पहले भी इस समूह ने तोड़ा था और अब वो हिसाब चुकाने आया था। अचानक सुजीत की राघव के सामने अपने जलते घोड़े पर चढ़ा चला आया। उसके चेहरे पर हल्की हंसी और आंखों में घृणा थी। पिछली मुलाकात के बाद से तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सुजीत की बोला। वो सालों से जंग के मैदानों पर था। उसके शरीर से लोहा और खून टपकता था। उसका खतरनाक इरादा ऐसा था जैसे कोई पहाड़ सामने आ खड़ा हो। बूम! इसी पल कणिका ने अपनी तलवार निकाली। सूरज और चांद उसके पीछे उगाए। पूरी राजधानी दिन की तरह रोशन हो गई। ये चमत्कार देखकर सभी दंग रह गए। तो ड्यूल डिवाइन बॉडी वाली बात सच थी? अब इसका मुकाबला करना नामुमकिन है, मनीष ने थके हुए स्वर में कहा। 1 साल पहले कणिका ने लियतियान अकादमी के सबसे अच्छे छात्रों को अकेले हरा दिया था। आज की ताकत देखकर मनीष समझ गया, कुछ फासले कभी मिटते नहीं। सुजीत की ने भी यह माना, अगर एम्परर इमॉर्टल सेक्ट न गिरा तो कणिका अजेय हो जाएगी। लेकिन क्या वो सेक्ट बच पाएगा? राघव, क्या तुम हमेशा औरतों के पीछे छुपते रहोगे? सुजीत की ने तंज कसा। राघव ने ठंडे लहजे में कहा, पिछली बार की मार से भी अकल नहीं आई। क्या इस बार भी मोहित टेलर की तरह मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? चुप! सुजीत की नसें तन गईं। उसका क्रोध सैलाब बन गया, इतना भारी कि पास खड़े लोकेश और बाकी सब पीछे हट गए। तुम लोगों ने मुझे अपने सेक्ट से धक्का देकर बाहर निकाला, आज मैं उसका बदला लेने आया हूं। सुजीत की गर्जा। सैनिकों, घेर लो इन्हें! बूम बूम बूम! एक ही पल में 100 सवारों ने चारों ओर से घेरेबंदी कर ली। ये थे सुजीत की के निजी सैनिक, सब के सब इंस्क्रिप्शन रियल्म में किसी राजकुमार से भी खतरनाक। लगता है तुझे मरना ही है। राघव की आंखों में ठंडा उजाला झलक उठा। कणिका, खत्म कर दो इन सबको, उसने कहा। ठीक है, कणिका ने बर्फीली आवाज में कहा। स्विश स्विश स्विश! हजारों तलवारें हवा में उभरी। सभी सवार रुक गए। उनके घोड़े भी पीछे हटने लगे। सच में लड़ाई शुरू हो गई। लियतियान अकादमी के छात्र चौंक उठे और दूर भाग गए। ये लड़की सिर्फ 18 साल की है। सब हैरान थे। वो पूरी फायर आर्मी से अकेले भिड़ रही थी। अगर हम होते तो पहले ही वार में उड़ जाते। जनरल सुजीत ने अब तक हमला नहीं किया, वो करेगा तो ये लड़की भी गिर जाएगी। मनीष ने सिर हिलाया। लोकेश का चेहरा गहरा हो गया। पिता ने कहा था, राघव के पीछे कोई गुप्त ताकत है। अब शायद वो सामने आए, उसने सोचा। वो जानता था यह मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। इस बीच आलिया की आंखों में उत्साह था। वो चाहती थी सुजीत की इन तीनों को कुचल दे। लोकेश को अफसोस हुआ। उसने ठान लिया, घर जाते ही इस बहन को सबक सिखाना पड़ेगा। बूम बूम बूम! कणिका की तलवार फिर चली। पूरी सेना की फॉर्मेशन बिखर गई। अगर उसे राघव और रीना को न बचाना होता तो पूरी सेना उसे रोक भी नहीं पाती। सिर्फ औरतों के पीछे छिपने वाला बेकार आदमी, सुजीत की ने दांत पीसते हुए कहा और आसमान में कूद गया। सीधे राघव की ओर झपटा। राघव! रीना चिल्लाई।
पर राघव शांत खड़ा रहा और बोला, सोच रहा हूं जब लियतियान देश का एक महा जनरल राजधानी में मारा जाएगा तो कैसा भूचाल आएगा। एक कीड़ा मेरी मौत की बात कर रहा है। सुजीत की का प्रचंड बल आसमान से टूटता पहाड़ लग रहा था। सच में? राघव हल्के से मुस्कुराया। धड़ाम! अचानक आसमान में एक विशाल काली हथेली उभरी, इतनी बड़ी कि कणिका की दिव्य शक्ति भी उसके आगे छोटी लगने लगी। पूरी राजधानी में लोगों की नजरें उसी काली हथेली पर जा टिकीं। बांग! सुजीत की, जो अभी अभी हमला करने ही वाला था, एक झटके में उस काले पंजे की ओर खींच गया और जैसे ही वो उससे टकराया, वो पंजा उस पर गिरा और उसे एक पल में चूर चूर कर डाला। नहीं राघव, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं लियतियान स्वर्गीय देश के 4 महासेनापतियों में से एक हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो पूरे लियतियान देश में तुम्हारा वांटेड नोटिस चिपक जाएगा। सुजीत आसमान से गिरते उस काले विशाल हाथ को देख डर के मारे चीख पड़ा। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हाथ इतनी भयानक दबाव से भरा था कि सुजीत हिल भी नहीं पाया, बस बेबसी से देखता रहा। उस पल में सुजीत के दिल में पछतावा भर गया। उसे कभी भी इस राघव से पंगा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काले हाथ ने उसकी ओर झपट्टा मारा और अगले ही पल उसे जमीन पर पटक कर मसल दिया। यह सब तो तुम्हारा खुद का किया हुआ है, राघव ने शांत भाव से कहा। जनरल! आग की सेना के सैनिक जो अभी कणिका से लड़ रहे थे, सब स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने ही उनके जनरल मौत के घाट उतार दिए गए, और वो भी एक ही झटके में। जैसे वो काला हाथ कभी आया ही नहीं था, वैसे ही वो अचानक गायब हो गया। फायरी फायर जनरल! मारे गए। दूर से देख रहे मनीष और बाकी लोगों को जैसे कोई सपना आ गया हो। कुछ ही पल पहले उन्हें लग रहा था कि सुजीत राघव को कुचल देगा, पर फिर आसमान से एक रहस्यमयी हाथ आया और सब कुछ पलट गया। लियतियान देश के 4 महासेनापतियों में से एक यूं ही खत्म हो गया। हर कोई स्तब्ध था। वाकई में इस यंग मास्टर राघव के पीछे कोई बहुत बड़ा ताकतवर है। लोकेश के दिल में भय और चौंक का मिला जुला तूफान चल रहा था। कौन ऐसा हो सकता है जो लियतियान देश के 4 महासेनापतियों में से एक को राजधानी में ही मार दे? सुजीत केवल एक सैनिक नहीं था, वह एम्परर के खास अग्नि परिवार से भी था। एक ऐसा कुल जो सुजीत यांगलोंग का वंशज था। अब उसका यहीं राजधानी में मारा जाना, जब यह खबर फैलेगी तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। वो अभी क्या था? रीना ने राघव के पीछे से धीमी आवाज में पूछा। वो अब तक सदमे में थी। श्श! अब जब सुजीत मर चुका था, कणिका और भी भयानक हो गई थी। उसने सुजीत की पूरी सेना को एकतरफा ढेर कर दिया। अब हम राजधानी में और नहीं रुक सकते, कणिका ने ठंडे स्वर में कहा। सुजीत के बर्ताव से तो साफ है कि लियतियान देश ने एम्परर इमॉर्टल सेक्ट को दुश्मन मान लिया है, राघव ने धीरे से कहा। तो अब हम भी उन्हें अपनी ताकत दिखा देते हैं। कणिका थोड़ी चिंतित हो गई। राजधानी में बहुत से ताकतवर लोग हैं। लेकिन फिर वो चुप हो गई, क्योंकि उसे याद आया लुओतियन पवित्र भूमि में भी कम ताकतवर लोग नहीं थे। लेकिन अंत में वो भी राघव के सामने झुक गए। रीना, मुझसे ज्यादा दूर मत जाना, कणिका ने सावधान किया। अब जब यह सब हो ही चुका है तो पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। राजधानी में अब कोहराम मचना तय था। तुमने फायरी फायर जनरल को मार डाला, अब तो तुम्हारी खैर नहीं। इसी दौरान आलिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो उंगलियां दिखा दिखाकर राघव पर चिल्ला रही थी। उसके इन शब्दों पर लोकेश और मनीष घबरा गए और फौरन उसे रोकने लगे। आलिया दीदी, प्लीज कुछ मत बोलो, मनीष ने उसका मुंह ढकते हुए कहा और डरी हुई नजरों से राघव को देखा। राघव, जिसके बारे में सब कहते थे कि वो पागल दामाद है, आज उसकी ताकत सबने देखी थी। वो किसी आम इंसान की तरह नहीं था। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राक्षसी अस्तित्व था। सुजीत की मौत से सब समझ चुके थे, अगर इस वक्त कोई भी राघव से भिड़ा तो उसका भी वही हाल होगा। मनीष को अब समझ आ गया था, अगर उसने ज्यादा होशियारी दिखाई तो उसकी लाश भी इसी गली में पड़ेगी। और अजीब बात यह थी कि राघव ने उसे एक बार भी देखा तक नहीं था। मनीष ने कड़वा सा मुस्कुराया। उसे एक ऐसे शख्स ने नजरअंदाज कर दिया था जिसे वो पागल समझता था। बूम बूम बूम! उसी वक्त राजधानी में हलचल मच गई।
हर तरफ से जबरदस्त आभाएं उठने लगीं। सबके दिव्य ज्ञान फैल गए। सब जानना चाहते थे कि वो काला हाथ आया कहां से था, लेकिन कोई भी उसे खोज नहीं पाया। क्लाउड हेवन पवेलियन के भीतर चंदन, जो स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन को रिपोर्ट कर रहे थे, अचानक आसमान की ओर देखते हुए बाहर निकल आए। ये क्या हो रहा है? पूरी राजधानी के ताकतवर लोग एक साथ घबरा क्यों गए हैं? वो उन शक्तिशाली आभाओं को पहचानते थे। सोनार परिवार के मुखिया राहुल सोनार, पटेल परिवार के युवराज पटेल और भी कई लोग। लोकेश और आलिया अभी तक वापस क्यों नहीं आए? चंदन को बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत अपना दिव्य ज्ञान फैलाया। मिल गए। वो झट से उस जगह पहुंच गए जहां लोकेश, आलिया और राघव मौजूद थे। राजधानी में उड़ान वर्जित थी, लेकिन चंदन अपनी गति से उस जगह पहुंच गए। यंग मास्टर राघव! चंदन ने झुककर प्रणाम किया। राघव ने हल्का सिर हिलाया। पिता! लोकेश और आलिया ने आवाज दी। ली अंकल! मनीष ने भी आदर से कहा। मैंने तुमसे कहा था वापस जाओ, फिर भी यहीं हो? चंदन ने गुस्से से पूछा। लोकेश ने सब कुछ साफ साफ कह दिया। सुनते ही चंदन का चेहरा सख्त हो गया। मूर्ख लड़की! वो आलिया को घूरने लगे। कितनी बार चेतावनी दी थी, राघव से मत उलझो, फिर भी इसने वही किया। फायरी फायर जनरल सच में मारा गया था। चंदन को याद आया स्पिरिचुअल बोट एसोसिएशन का संदेश और उनके माथे पर पसीना आ गया। वो फौरन राघव के सामने झुक गए। यंग मास्टर राघव, मेरी परवरिश में चूक हुई, कृपया दंड दीजिए। ये देखकर मनीष और बाकी सब हैरान रह गए। चंदन, क्लाउड हेवन पवेलियन के डिप्टी मास्टर, इस तरह एक युवक के आगे झुक रहा था। राघव ने शांत स्वर में कहा, छोटी सी बात है, अगर अभी नहीं निकले तो शायद बाद में निकल भी ना पाओ। आलिया जैसी बेअक्ल लड़की, उसे तो राघव नजरअंदाज ही कर रहा था। वो खुद को इमॉर्टल रात्रि एम्परर कहलाने वाला व्यक्ति था। उसे गुस्सा करना भी फिजूल लगा। चंदन को समझ आ गया, राघव भले शांत है, लेकिन अब क्लाउड हेवन पवेलियन के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इस सिरफिरी लड़की ने सब कुछ बिगाड़ दिया। चंदन के मन में आग धधक रही थी। यंग मास्टर राघव, आप कब निकलने वाले हैं? उन्होंने विनम्रता से पूछा। अब जब हाथ उठ चुका है तो हिसाब पूरा करके ही निकलेंगे, राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चंदन के होश उड़ गए। राघव एक महासेनापति को मार चुका है और अब भी निकलने की जल्दी नहीं है। इसके पास और क्या हथियार हैं, वो कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं, चंदन ने कहा। अग्नि परिवार के किसी को मारने वाला यूं ही नहीं जाएगा। बूम! इसी वक्त गगनभेदी आवाज गूंजी। एक विशाल अग्नि से घिरे व्यक्ति ने हाथ पीछे बांध रखे थे। उसकी नजर राघव पर थी। अग्नि परिवार का मुखिया फायरी फ्लेम मंचन! उसे देखकर सब स्तब्ध रह गए, यहां तक कि चंदन का चेहरा भी गंभीर हो गया। स्टोरी में आगे जानेंगे क्या होगा। ऐसे ही रोमांटिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए RC